चीनी खाऊंगी तो शुगर हो जाएगी। ये कितना सही है? सिंपल ये कहना कि ये ही चोर है कि शुगर ही चोर है, ये गलत बात है। आपको चाहिए 1600 कैलोरी, आप ले रहे हैं 2500 कैलोरी। तो अगर मैं लो कैलोरी डाइट लेती हूँ तो मुझे शुगर कभी नहीं होगा? तो देखिए, लो कैलोरी का एक ये जादू है। प्रॉब्लम ये है कि क्या शुगर कभी रिवर्स होती है? रिमिशन एक पॉसिबिलिटी है, रिवर्सल तो तभी बताएगा जब 10-15 साल के बाद भी वो डायबिटीज उनकी ना रहे। हर भारतीय वो क्या गलती कर रहा है कि हम डायबिटीज कैपिटल बन रहे हैं? देखिए, उसमें गलती एक नहीं है, उसमें गलतियां बहुत है। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज है, और मैं कैसे समझ पाऊं फिर कि मैं डायबिटिक हूं या उधर आगे मैं बढ़ रही हूं? देखिए, 50% करीब लोगों को पता नहीं चलेगा डायबिटीज है। 23 से ज़्यादा BMI है और पेट का घेरा, ये 5-6 चीज़ें अगर जिसमें है, यानी उसको डायबिटीज होने वाली है। मैं सुबह के साथ सर अगर शुरुआत करूं डायबिटीज वालों की डाइट के लिए, मैंने ज़्यादातर डॉक्टर्स को ये कहते हुए सुना है कि आप रोटी मत खाओ। रोटी में कहते हैं बैटर बना दो उसको, उसमें 1/4 आप ये अगर आप करोगे तो आप उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बिल्कुल कम हो जाएगा। कई लोगों की शुगर की मात्रा उसी से नीचे चली आएगी। मेरी दोपहर की थाली में शुगर का दुश्मन कौन कौन है जो मुझे हटाना है, और वो ही मेरा सबसे प्रिय भी है, तो रास्ता क्या है? 15-20 मिनट पहले लंच से आप 2 कटोरी सैलेड लें। सैलेड में टमाटर सुपर फूड है, टमाटर पूरा बड़ा टमाटर काट कर उसको लें, और साथ में गाजर लें, और साथ में खीरा वगैरह जो भी सीजनल है। ये 20 मिनट पहले लेना, ये सेट कर देगा आपकी मेटाबॉलिज्म को मोशन में, मतलब मेटाबॉलिज्म एक चल पड़ेगी अच्छे रास्ते पर। कुछ चीज़ें जो कि जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डायबिटीज़ को कम करते हैं या शुगर को कम करते हैं, वो 3 चीज़ें हैं, और तीसरा बैगन। ये तीनों चीज़ में से कोई चीज़ आप ज़्यादा लें उस दौरान। उनको क्या ज़्यादा सचेत हो जाने की ज़रूरत है कि मैं हर समय स्ट्रेस में हूँ तो मुझे डायबिटीज़ हो सकती है? तो स्ट्रेस की बात करें ब्लड प्रेशर पर, आप स्ट्रेस की बात करें डायबिटीज़ पर, और स्ट्रेस की बात करें हार्ट पर, तीनों पर स्ट्रेस का एक प्रभाव होता है। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। क्या आप जानते हैं कि भारत अनटेस्टेड डायबिटीज के मामले में बहुत ऊपर है, और भारत को डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है। ऐसा बोलते हैं कि ज्यादातर लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम डायबिटीज इलिटरेट हैं। हमें से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शुगर खाने से शुगर होती है। ये कितना सही है, कितना गलत है, कैसे आप डायबिटीज आपके जीवन में आए ही ना, और अगर आ गई है तो वो थोड़ा दूर रहे, ये सारी बातें बताने के लिए आज पॉडकास्ट में मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं। हमारे 2 पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और PV नरसिम्हा राव के वो डॉक्टर रह चुके हैं। उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर BC रॉय अवार्ड उन्हें मिल चुका है, और यकीन मानिए हाल ही में हालांकि मुझे ये मालूम चला कि आप अगर उनसे मिलना चाहें, उनका अपॉइंटमेंट लेना चाहें, तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। मुझे ये बात हाल ही में मालूम चली, लेकिन मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ जो आज मुझे थोड़ा सा उनका समय मिल पाया है। अब बहुत देर नहीं करती हूँ, आज पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं डॉक्टर अनूप मिश्रा। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बोर्डिंग पास एक्सेप्ट कीजिए हमारे इस पॉडकास्ट का।
उम्मीद मैं कर रही हूँ कि बहुत से लोगों की लाइफ में जो शुगर से क्रैश लैंडिंग होती है, वो आज का ये पॉडकास्ट अगर देख पाएंगे तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी। शुरुआत में करूं, सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं। भारतीय बहुत सीधे साधे होते हैं सर। अब डायबिटीज का नाम ही शुगर रख दिया है, जिस बीमारी का नाम शुगर है, तो मुझे तो ऐसे ही लगेगा ना, चीनी खाऊंगी तो शुगर हो जाएगी। ये कितना सही है? देखिए, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन लार्जली अगर देखा जाए, अगर एक बड़े पैमाने पर देखा जाए, तो ये शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी आपके संबंधियों को हुई कि नहीं, माता पिता को हुई कि नहीं, आपका मोटापा कितना है, आपका पेट का घेरा कितना है, आपकी जीवन शैली कैसी है, कि आप बैठे ही रहते हैं या फिर आप चलते फिरते हैं, गतिविधियां करते हैं कि नहीं करते हैं, और आपके फूड में टोटल कैलोरीज कितनी हैं, उसमें शुगर भी संबंधित है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, प्रोटीन कितना है, और फैट कितना है और कैसा है। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये कहना, सिंपल ये कहना कि ये ही चोर है, कि शुगर ही चोर है, ये गलत बात है। तो हमको जो लोग आते हैं कहते हैं साहब हम तो शुगर हमने खाना छोड़ दिया है, बाकी तो मैंने कहा बाकी क्या खाते हैं, तो बाकी तो सब पराठा भी खाते हैं, पूड़ी भी खाते हैं। तो ये देखिए, इस सारी चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। एक चीज़ पर ध्यान देकर हम गलती करेंगे। तो शुगर के नाम पर शुगर क्यों रखा गया, क्यों पड़ा? हाँ, इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप करें, चाहे आप मोटे हों, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएं, या फिर ओवरऑल ऊर्जा ज़्यादा लें, एनर्जी ज़्यादा लें, आपको चाहिए 1600 कैलोरी, आप ले रहे हैं 2500 कैलोरी, आप हर रोज़ बाहर जाकर खाना खा रहे हैं, और जब भी खाना खा रहे हैं और जिस ज़रूरत है उससे ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि सीधे पैंक्रियास ग्रंथि को प्रभावित करती हैं, और पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है, और उसके साथ हार्मोन के और भी संबंध हैं। तो इंसुलिन बनाना पहले कम हो जाता है, या इंसुलिन काम नहीं करती, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब ये होता है, और हार्मोन जैसे ग्लूकागॉन भी एक हार्मोन होता है, वो भी प्रभावित होता है। तो ये सब इम्बैलेंस जब शुरू होते हैं, तो बॉडी बड़ी मुश्किल से शुरुआत में तो ट्राई करती है कि भाई बैलेंस बना दो, शुगर को ठीक रखो, लेकिन बाद में असमर्थ रहती है। इंसुलिन नीचे जाने लगती है, शुगर ऊपर जाने लगती है। तो शुगर एक एंड गेम है, आप समझ लीजिए। जैसे कि आजकल फुटबॉल हो रही है ना, तो 25 लोग 24 लोग खेल रहे हैं, या 22 लोग खेल रहे हैं, जो भी हैं, अल्टीमेटली गोल ही मैटर करता है। गोल ये है शुगर, कि शुगर ही जो है वो अल्टीमेटली बढ़ती है। लेकिन शुगर से फिर संबंधित 50 और चीज़ें होती हैं, तो साथ साथ वो भी बढ़ने लगती है। उसकी भी चर्चा हम कर सकते हैं बाद में। अभी आपने कैलोरी का जिक्र किया सर, तो मैं ये मानूं कि अगर मैं लो कैलोरी डाइट लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है भारतीय कैलोरी तो बड़े अच्छे से समझने लग गए हैं, तो अगर मैं लो कैलोरी डाइट लेती हूँ तो मुझे शुगर कभी नहीं होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो शुरुआत में एक्सपेरिमेंट रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के हुए थे, जो 2000 आप समझिए 12 में हुए थे, करीब करीब 13 साल हो गए उसको। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि लो कैलोरी 800 कैलोरी का और पेय पदार्थ दिया था, यानी कि लिक्विड कैलोरीज दी थी, और उसमें शुगर भी थी। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लोग तेज़ी से उनका वेट कम हुआ, उनकी जो गोलियां चल रही थी शुगर की, वो तेज़ी से ख़त्म हो गई, और उन्होंने 3 से 4 हफ्ते के बीच में रिवर्स कर दी डायबिटीज़। रिवर्सल तो खैर गलत टर्म है, रिमिशन कर दिया, मतलब उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो देखिए, लो कैलोरी का एक ये जादू है। प्रॉब्लम ये है कि 800 वाली कैलोरी आपको और हमको लगातार लेना तो बड़ा मुश्किल ही है, और इसमें लोग फेल कर जाते हैं। हाँ, अच्छा, ये जब आपने रिवर्सल वाली बात कही ना, तो मुझे ये समझ आया, क्योंकि जब मैं आपके इंटरव्यू के पहले रिसर्च कर रही थी, तो मुझे ये पता चला कि सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च किए जाने वाला एक टॉपिक है कि क्या शुगर कभी रिवर्स होती है। ये सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट आपसे पूछ लेती हूँ कि क्या शुगर कभी रिवर्स होती है? आपने डायरेक्ट बहुत सही वर्ड बोला, क्योंकि ये शुरुआत हुई डायरेक्ट ट्रायल से। उसका नाम ही था डायरेक्ट ट्रायल, 2018 में यूके में हुआ था। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो आप लो कैलोरी डाइट की बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ लोगों को लिया, और कम्युनिटी वाले थे, कोई ये नहीं थे कि हॉस्पिटल में के अंदर एडमिट थे या कुछ, कम्युनिटी में थे। तो उसमें उन्होंने
शुरुआत में 6-8 हफ्ते के लिए बिल्कुल लो कैलोरी डाइट ली, वही लिक्विड वाली, और उसके बाद देखा कि ज़्यादातर लोगों ने अपनी दवा बंद कर दिया। उसके बाद जब देखा कि अब एक अच्छा समय आ गया है कि शुगर बेहतर हो गई है, तो उन्होंने कैलोरी थोड़ी सी बढ़ा दी, और उसके बाद वही लो कैलोरी, लेकिन उतनी लो कैलोरी नहीं जो शुरुआत में दी थी, उस पर मेंटेन किया उन्होंने। देखा जिन लोग के 15% वेट कम हो गया, उनकी डायबिटीज़ रिमिशन में चली गई, रिवर्सल नहीं, रिमिशन में चली गई, यानी कि डायबिटीज़ के लिए कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी और शुगर बिल्कुल ठीक रही। तो वो रिमिशन जो है वो शुरुआत में करीब करीब मैं बात कर रहा हूँ 50-60% लोगों में हुआ। अब ये कौन लोग थे जिन जो इस ट्रायल में थे, जिनकी डायबिटीज़ बहुत पुरानी नहीं थी, जो ओवरवेट थे और ओबीज थे। तो जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो कोई 110 केजी का कोई आदमी जिसकी डायबिटीज़ 6 महीने पहले डायग्नोस हुई, ऐसे लोग थे उसमें। अब क्या हुआ, क्यों मैं कह रहा हूं कि रिवर्सल एक गलत वर्ड है, रिमिशन सही वर्ड है, क्योंकि जब समय बीतता गया कुछ लोग इसमें से वापस डायबिटीज़ में वापस आ गए। तो 3-4-5 साल बीत गए तो उसमें से आधे से कम लोग अब रिमिशन में हैं, लेकिन हैं तो रिमिशन एक पॉसिबिलिटी है। रिवर्सल तो तभी बताएगा जब 10-15 साल के बाद भी वो डायबिटीज़ उनकी ना रहे, और इसको कार्यान्वित उन्हीं लोगों में किया जा सकता है जो कि रिसेंटली डायग्नोज, करीब 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, और मोटे लोग हों जो कि वेट लॉस करें इनका। तो वेट लॉस की है चाबी है, एक आप रिमिशन की चाबी कह सकते हैं। भारत के 2 प्रधानमंत्री, उनके आप डॉक्टर रह चुके हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री से तो ज़्यादा स्ट्रेस वाला कोई पद होता नहीं होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में शायद वो होते होंगे। डायबिटीज़ के लिए भी मैंने सुना कि स्ट्रेस होने से डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाता है। तो क्या ऐसे लोग जो स्ट्रेस में हैं, इंक्लूडिंग पीएम, हमें तो पता नहीं होता कि उनको क्या बीमारी है क्या नहीं है, उनको क्या ज़्यादा सचेत हो जाने की ज़रूरत है कि मैं हर समय स्ट्रेस में हूँ तो मुझे डायबिटीज़ हो सकती है? बिल्कुल सही बात आपने कही। स्ट्रेस एक समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे वाला फैक्टर है, जो कि अक्सर ना डॉक्टर पूछते हैं ना पेशेंट सामने आता है उस चीज़ को लेकर। स्ट्रेस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि सारे सिस्टम पर काम करता है। तो आप स्ट्रेस की बात करें ब्लड प्रेशर पर, आप स्ट्रेस की बात करें डायबिटीज़ पर, और स्ट्रेस की बात करें हार्ट पर, तीनों पर स्ट्रेस का एक प्रभाव होता है। और उसमें हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस स्ट्रेस के साथ होते हैं वो शुगर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो सपोज़ जैसे कि उदाहरण मैं एक आदमी है जो कि 50 साल के हैं, उनका वज़न भी ज़्यादा है, उनके परिवार में माता पिता को डायबिटीज़ है और वो एक्सट्रीम स्ट्रेस में चल रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी फैक्टर हैं जो डायबिटीज़ हो सकती है उनको, लेकिन जल्दी हो गई क्योंकि स्ट्रेस हो गया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे पास कि किसी की डेथ हो गई, उनके मदर फादर की, सिस्टर की, और पता चला उनको डायबिटीज़ उस समय शुरू हो गई। तो ये चीज़ें हमको ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कई फिजिशियन टाइम नहीं होता, जो भी कारण है, तो ध्यान उस पर दे नहीं पाते हैं। हम क्योंकि पीएम की बात कर ही रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं कई मंचों से ये कह चुके हैं कि तेल खाना कम करो, तेल खाना कम करो, भारतीय तो बहुत तेल खाते हैं। ये मैं उस दौरान की बात नहीं कर रही हूँ जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत गिर गया था और प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल का यूज भी कम करो और खाने वाले तेल का, उसके पहले भी वो कह चुके हैं इस बात को। तो बार बार उनका कई मंचों से ये कहा जाना प्रधानमंत्री का कि भारतीय तेल ज़्यादा खा रहे हैं, तेल को कम, आप जितना खा रहे हो उसको आधा करो, इसको किस रूप में लेना चाहिए? डॉक्टर्स कैसे लेते हैं इसको? देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ में कि प्रधानमंत्री ने पहली बार, इतने सारे प्रधानमंत्री मैंने देखे, इस बारे में चर्चा करी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब ये चर्चा आई तो कम से कम हम कंट्री से 30-40 लोगों ने इस बारे में वीडियो पर, ANI पर हमने वो बयान दिए और वो सब लोगों तक फैले। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा और हम लोगों ने कहा, तो हमारी बात भी कुछ लोगों ने सुन ली होगी। तेल बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। तेल से हमारे कुकिंग जो है
बिल्कुल गहरा संबंध है। चाहे आप सब्जी में तेल डालें, चाहे आप कोई चीज़ को कढ़ाई में डालकर तेल से आप उसको पकाएं। तेल अलग अलग तरीके के होते हैं, कई में वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, और कई में जो वसा है मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो कि अच्छा होता है वो ज़्यादा होता है। तो फैट देखिए कई तरह के हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट में क्या बात है, जम जाता है। जैसे कि एक गंदगी जम गई ना, किसी पाइप में आपने देखा गंदगी जम गई, तो उस तरह का फैट होता है। वो लिवर में भी जम गया और धमनियों में यानी कि आर्टरीज में भी जम गया। और मोनोअनसैचुरेटेड फैट क्लीन रखता है इन सब चीज़ों को। तो इस तरह के कुछ तेल हैं जिसमें कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। और इसी तरह से एक और तरह का फैट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछलियों में पाया जाता है। और जो वेजिटेरियन होते हैं वो कम इस चीज़ का सेवन कर पाते हैं, मछलियाँ नहीं खाते हैं, तो ये तेल से भी मिल सकता है। अब उदाहरण दें, कौन सा तेल जिसमें कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी ज़्यादा और ओमेगा 3 भी ज़्यादा? सिंपल मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, मैं सबसे कहता हूँ, देखिए हमारा कन्वेंशनल ऑयल, हमारा पुराने ज़माने से चला हुआ ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, उसको इस्तेमाल करिए आप। और कई लोग मुझसे गुस्सा भी हो जाते हैं, साहब आप घी के बारे में बात कर रहे हैं, आप कोकोनट ऑयल के बारे में, साउथ इंडियन सारे मुझसे गुस्सा हैं कि साहब आपने कोकोनट ऑयल नहीं हमको खाने देते। हाँ। और घी नॉर्थ इंडियन वाले गुस्सा हैं तो वो नहीं खाने देते। इसी तरह से पाम ऑयल है, इसी तरह से बटर है। तो ये सारी चीज़ें बहुत हाई फैट की हैं। तो मैं ऑलिव ऑयल बड़ा फैंसी आजकल हाँ, चल गया है। मैं उस पर आता हूँ। हाँ। तो देखिए लोग कहते हैं कि साहब क्या बिल्कुल बंद कर दें हम, तो मैं कहता हूँ नहीं, थोड़ा सा आप ले सकते हैं। अब आए कि थोड़े महंगे ऑयल, हाँ, ओलिव ऑयल की बात, नो डाउट, हमें कोई इसमें शक नहीं है कि ओलिव ऑयल दुनिया में नंबर 1 ऑयल है, और उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और वो प्रूवन है। प्रूवन मतलब 10 साल की स्टडीज़ हैं, 15 साल की स्टडीज़ हैं। मेडिटेरेनियन डाइट जो कि दुनिया की बेस्ट डाइट है, उसमें खूब लोग खूब डालते हैं और फिर भी हेल्दी रहते हैं। तो देखिए ये ऑयल का नंबर 1 का स्थान है। मैं कहता हूँ जो लोग, मैं थोपता नहीं हूँ किसी पर, लेकिन मैं कहता हूँ भाई जो लोग, आप अगर ये अफोर्ड भी कर सकते हैं, इसको आप पैसा ज़्यादा लगेगा तो ये बेस्ट है। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो सैलड के ऊपर डाला जाता है जो वर्जिन ऑयल होता है, एक पोमेस ऑयल होता है जिससे कि आप कुकिंग, इंडियन कुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के ये दोनों अलग अलग तरह के हैं, दोनों अच्छे हैं। मैं सर अब सुबह से अगर शुरुआत करूं, मैं बाय द वे चाय पी रही हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ, बट सर ने मना कर दिया कि वो कॉफ़ी नहीं पीते, वो चाय भी नहीं पीते। मैं सुबह के साथ सर अगर शुरुआत करूं डायबिटीज़ वालों की डाइट के लिए, सबकी शुरुआत भारतीयों की चाय या कॉफ़ी के साथ होती है। आज सुबह मैंने नाश्ते में पोहा खाया है, आपने क्या खाया है सर? मैंने बेसन का चीला। अच्छा, बेसन का चीला, हाई प्रोटीन डाइट है सर की। तो मैंने तो पोहा खाया है और साथ में मैंने चाय ली है। पोहे को हम बहुत हेल्दी मानते हैं, हर इंडियन मानता है पोहे को बहुत हेल्दी। क्या शुगर वालों के लिए भी पोहा हेल्दी होता है क्या? जी नहीं, हम कहते हैं कि पोहा देखिए 2 तरह से बनाया जा सकता है। आप या तो पोहे की मात्रा ज़्यादा रखें और कुछ ना डालें तो अनहेल्दी होएगा, और आप आधे कप में खूब सारी सब्जियां डालें और थोड़ा सा पोहा डालें, हेल्दी हो जाएगा। देखिए, तो ये देखिए 2 अलग अलग तरीके से, हर चीज़ को 2 अलग अलग तरीके से बना सकते हैं हम। अब आप इसकी बात करें कि सुबह और क्या लोग खाते हैं, तो लोग इडली भी खाते हैं, लोग वड़ा भी खाते हैं। ये सब चीज़ें हाई कैलोरी कंटेंट की बात है और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इन सब का। इसी तरह से कई लोग कहते हैं साहब हम तो बड़ा हेल्दी कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। हाँ। तो कॉर्नफ्लेक्स में तो देखिए बड़ी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो तुरंत शुगर ऊपर चली जाएगी। अब आप कहें कि हम इतना सा कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं लेकिन खूब सारा उसमें बादाम, अखरोट वगैरह पहले डाल लेते हैं और थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स डाल देते हैं, तो वो हेल्दी हो जाएगा। देखिए, अब एक और हेल्दी मैं आपको वो बताऊं जो कि सुबह मैं खाता हूं, लेकिन संभव नहीं है सब लोग कर पाएँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुश्किल है बनाना। ओट्स का थोड़ा दलिया, उसमें सोया मिल्क
थोड़ा सा 2 चम्मच सोया मिल्क, उसमें 2 चम्मच चिया सीड और 2 बादाम छोटे छोटे कट करके और ब्लूबेरीज। इससे बढ़िया आपका मॉर्निंग वो, और साथ में एग खाइए। ये आपका कंप्लीट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है एंड द बेस्ट ब्रेकफास्ट बिकॉज इट हैज़ बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ में एक गुण है। तो ये मैं अक्सर खाता हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी वो नहीं है। मेरी डॉटर जो कि अमेरिका में है, उसने आकर कहा कि अब पापा आप ये जरूर खाइए, तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, और दूसरा आपने हमें बताया नहीं, पर मैं समझ गई, बेसन का चीला भी हम खा सकते हैं। बिल्कुल। बेसन में गुण क्या है? बेसन देखिए, वैसे तो लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़िया ज़्यादा है, प्रोटीन और फाइबर बढ़ा जाता है। तो बेसन इज़ वेरी गुड। या कोई भी अगर आप पीस कर चने का आटा बना ले किसी भी, तो वो बेसन सेम है। ये चीज़ आप रोटी में, हम रोटी को बदल देते हैं। कहते हैं कि साहब, लोग कहते हैं कि साहब रोटी छोड़ दो। मैं कहता हूँ नहीं, छोड़ो मत। हमने तो हज़ारों साल से खाई है और आज तक कुछ नहीं हुआ, आज हम छोड़ दें रोटी भी? तो ये तो हमारी ट्रेडिशनल रोज़ी रोटी, तो आपने सुना होगा कि रोज़ी रोटी हमको चाहिए। हाँ। तो देखिए, रोटी में कहते हैं बैटर बना दो उसको, उसमें 1/4 आप गेहूं डालो और 1/4 ज्वार बाजरा डालो। लेकिन कई लोग और भी चीज़ें डालते हैं, और वो और कुछ नहीं डालना, बस ये, और आधा आप बेसन डालो। ये अगर आप करोगे तो आप उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बिल्कुल कम हो जाएगा। कई लोगों की शुगर की मात्रा उसी से नीचे चली आएगी। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हम कर सकते हैं। हमको ज़रूरी नहीं कि लो कैलोरी डाइट पर जाना, हमको डाइट की क्वालिटी को चेंज करना। और ये चीज़ मैंने अपनी बुक पे लिखी है, देखिए, स्मार्ट कैलोरीज एंड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की यूज़ है, एक्सट्रीम फैट डाइट पर नहीं जाना, कॉमन सेंस, मिडल ऑफ द रोड चलें और उसी को हेल्दी कर दें। हाँ, इसके लिए लोगों को जानकारी लेना ज़रूरी है कि सिंपल चीज़ों से जानकारी उनकी हो। अब मैंने कई जगह लिखा भी है और पॉडकास्ट पर भी, तो लोगों ने, कई हमारे पेशेंट आजकल आ रहे हैं, कैसा आपने बताया था तो हमने चेंज कर दिया, हमारी शुगर बेहतर हो गई। तो देखिए कितने लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो गई। हाँ, और ये आपका बड़ा अचीवमेंट है सर, मैं कहूँगी। ये बुक भी जो आपको सर ने दिखाई है, ये बहुत लंबे रिसर्च के बाद सर ने लिखी है। एक तो मैं ये मानती हूँ कि उसमें सालों का अनुभव तो है ही सर, और बहुत तसल्ली और इत्मीनान से सर ने इस किताब को लिखा है, बहुत हड़बड़ी में। और आजकल जैसे ChatGPT से भी लोग लिखवा देते हैं, तो ये वैसी वाली बुक नहीं है, डेफिनेटली सबको पढ़नी चाहिए। लेकिन सर, ये जो मुझे लगता है डाइट वाली चीज़ें हैं ना, ये अंतहीन है। मैं चाहूँ तो इस पे 4 एपिसोड आपके साथ कर सकती हूँ, और आगे मैं इस डाइट के ऊपर और बहुत से सवाल पूछूंगी। लेकिन 100 बात की एक बात वाला जो सवाल होता है, जो मुझे लगता है जिसमें मैं आपके सारे अनुभव को समेट सकती हूँ, वो एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हर भारतीय वो क्या गलती कर रहा है कि हम डायबिटीज़ कैपिटल बन रहे हैं? देखिए, उसमें गलती एक नहीं है, उसमें गलतियाँ बहुत हैं। एक तो गलती ये है कि हम डाइट से अलग अब जा रहे हैं थोड़ा सा। एक तो गलती ये है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम कर दी है हमने, और उसके कारण बहुत है, ज़्यादा ज़िंदगी गतिशील हो गई है, लोग बिज़ी हो गए हैं, इतना सारा ट्रैफिक है, 1-1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है। कहते हैं साहब 1 घंटा पहले मैं एक्सरसाइज करता था, अब ट्रैवल 1 घंटा करता हूँ। तो देखिए, कई चीज़ों से हमारी गतिविधियों में फ़र्क पड़ा है, और जब वो कम हो गई है तो आपका वेट धीरे 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 करके बढ़ता है। और महिलाओं का स्पेशली, जब 30-40 साल की उम्र से बढ़ गई महिलाएं, तो उनका वेट और बढ़ गया। और जैसे ऑफिस है, ये ऑफिस है, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो 8-10 घंटा अगर हमने काम किया तो हम उठे नहीं, हम चले नहीं, हम बाहर नीचे तक नहीं गए, तो वो भी गतिविधियाँ नहीं है दिन में भी। तो एक तो फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई। दूसरी चीज़ यह है कि हमने बाहर खाना शुरू कर दिया। उसके 2 तरह के खाने हैं। देखिए, एक व्यक्ति आए, हम बहुत छोटे टाउन से आए थे, अभी आज ही आए थे, उसका नाम है गोंडा, वो गोरखपुर के आसपास है टाउन। मैं बनारस की रहने वाली हूँ सर, तो मुझे मालूम है जी। वो व्यक्ति कहते हैं साहब हमको हर दिन न्योता मिलता है, न्योता समझते हैं, हमको इन्विटेशन मिलता है। हाँ। कहीं बाहर जाने का और खाने का, और वहाँ पर हम रोक नहीं सकते, हम रोकेंगे लोग गुस्सा हो जाएंगे, साहब ये तो निरादर है, आपने खाना नहीं पूरा खाया, निरादर है।
तो रोज़ हमको बाहर खाना पड़ता है। तो देखिए बाहर खाना तो अनहेल्दी होता ही होता है, वो उसमें ट्रांस फैट भी होते हैं, ऑयल में ऑयली फूड होता है, आप कोई हेल्दी फूड नहीं आपको मिलता है वहाँ पर। तो एक तो बाहर खाना एक तरह का ये हो गया, और दूसरा तरह का जो यहाँ पर है कि आपने डायल किया और 10 मिनट्स में आ गया आपका खाना। वो उसमें मैं बच्चों को तो इतना नहीं मैं वो जिम्मेवार समझूंगा, मैं तो कहूँगा गृहिणियों को, माताओं को, जो कि बच्चों की बात मान लेते हैं, और दूसरा अपना काम भी थोड़ा काम करने के लिए, या काम करने वाली नहीं आई तो आपने मंगवा लिया, अपना नहीं करते, तो घर का खाना बिल्कुल कम हो गया है। तो उसके साथ साथ ऑफ कोर्स जो मैंने बाकी सब चीज़ें बताई कि एनर्जी की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा, फैट की मात्रा, ये सब चीज़ ज़्यादा हो गई। तो ये देखिए बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं साथ में, जो कि मैं कहूँ, जब मैं राव साहब के साथ था तब इकॉनमी ओपन हुई थी, उसी दौरान ये सब शुरू हुआ है। उससे पहले अगर आप डायबिटीज़ दिल्ली में देखें तो बहुत कम लोगों को डायबिटीज़ थी। आप देखिए 20-25% लोगों को यहाँ पर डायबिटीज़ हो रही है। उम्मीद मैं करती हूँ कि हमारे पॉडकास्ट के बाद थोड़ा सा जो जागरूकता अगर आ पाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। एक अगली चीज़ मैं ये समझना चाहती हूँ कि हम ऐसा सुनते हैं, ये डेटा है WHO का भी, कि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ है। ये कितना सही है, और मैं कैसे समझ पाऊँ फिर कि मैं डायबिटिक हूँ या उधर आगे मैं बढ़ रही हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी। देखिए 50% करीब लोगों को पता नहीं चलेगा डायबिटीज़ है। मतलब मुझे अभी हो सकता है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपको पतले दुबले। ओके। देखिए मैं रिस्क फैक्टर समझा दूँ। हाँ। जिनके परिवार में माता पिता को डायबिटीज़ हो, या बहन या भाई को हो, जिनका पेट का घेरा बढ़ता जा रहा हो, जिनका वजन BMI बॉडी मास इंडेक्स, जो कि kg पर मीटर स्क्वायर, kg में अपना वेट लिए और मीटर स्क्वायर में अपनी हाइट लीजिए और उसको कैलकुलेट मीटर स्क्वायर कर लीजिए, तो 23 से ज़्यादा है। 23 से ज़्यादा BMI है, और पेट का घेरा 90 सेंटीमीटर आदमियों में और 80 सेंटीमीटर महिलाओं में, इससे ज़्यादा। जो महिला ने अब कोई बच्चा पैदा किया है जिसका भार ज़्यादा है, और जिन महिलाओं का चाइल्डहुड में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि उनकी ओवरीज बड़ी हो गई हैं, उनके चेहरे पर बाल आ गए, एक्ने आ गए, ये एक सिंड्रोम होता है। और साथ में जो कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स का यूज़ बिल्कुल कम करते हैं, और फिज़िकल इनएक्टिविटी तो मैंने बता ही दी। ये 5-6 चीज़ें अगर जिसमें है, वो प्रिडिस्पोज्ड है, यानी कि उसको डायबिटीज़ होने वाली है, चांसेस कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन हमने ये कहा, और ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बिल्कुल क्लियरली लिखी कि 30 साल से सारे लोगों ऊपर, चाहे कुछ बात हो ना हो, उनको डायबिटीज़ की जांच करानी चाहिए। और हमने उसके बाद सोचा, हमने कहा कि नहीं, और भी कम एज होनी चाहिए, 25 साल से ऊपर सभी लोगों को डायबिटीज़ की जांच करानी चाहिए, और उससे नीचे के उम्र में उन लोगों को जिनमें ये चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, जो डायबिटीज़ बढ़ाती हैं। तब हमको पता चलेगा नंबर 1 कि डायबिटीज़ किसको है, नंबर 2 प्री डायबिटीज़ किसको है, जिनको बीच डायबिटीज़ वाली शुगर नहीं है लेकिन उससे पहले वाली शुगर है, तो उसको हम वापस ले आ सकते हैं। जैसे आपने रिमिशन की बात करी, हम वापस ले आ सकते हैं, आसान है उस समय, और वो बढ़ जाएगी तो वो मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं जांच में। बाकी तो देखिए, और लक्षण होते होते तो वो डायबिटीज़ की मात्रा ही बहुत बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा, कि आपके वुंड्स या कोई घाव है वो नहीं भर रहा, आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, फटीग हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो तब आती हैं जब शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमको तो शुगर को जब शुरुआत हो उसको पकड़ना है ना, वो हम चाहते हैं, और वो हम अक्सर इस स्ट्रैटेजी जो है हमने आपको बताई है, इससे पकड़ लेते हैं। तो आपको अब मालूम चल गया है कि प्री डायबिटिक होने के चांसेस और सिम्टम क्या हैं। आपको अपने आसपास कहीं भी दिखाई दे रहा है, खुद आपने फील किया, सर ने जितने सिम्टम बताए हैं कि वो आपके अंदर हैं, तो प्लीज़ जा करके अपना आप डायबिटीज़ चेकअप ज़रूर करवा लीजिए।
मैं क्योंकि मैंने कई लोगों को घर पे चेकअप करते हुए डायबिटीज़ का देखा है। एक वो छोटी सी पिन लेके और यहाँ हम टैप करते हैं फिंगर के ऊपर और एक छोटा सा डॉट हम ब्लड का लेते हैं और उससे टेस्ट करते हैं। क्या ये बिल्कुल सही तरीका है घर बैठे टेस्ट करने का? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। जब डायग्नोसिस हो डायबिटीज़ की तो इस पर नहीं हमको रिलाई करना है, हमको लैब जाकर कराना है। उसके दो तरह के टेस्ट हैं। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि लोग समझते हैं कि एक शुगर खाली पेट कर ली और वो शुगर ठीक है तो सब चीज़ ठीक है। गलत बात है। आपको जब शुरुआत में करनी है, जब आपको पता नहीं कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं हैं, तो आपको खाली पेट शुगर और 75 ग्राम ग्लूकोज को पीकर पानी में 2 घंटे बाद की शुगर कराना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार फास्टिंग शुगर बिल्कुल ठीक होती है और 2 घंटे के बाद की बढ़ी होती है। इसके साथ साथ जुड़ा हुआ हीमोग्लोबिन A1C वाला टेस्ट है, जो कि बताता है कि एवरेज शुगर पिछले 2-3 महीने की कितनी है। वो भी साथ बढ़ा हो, ये भी बढ़ा हो तो आपको डायबिटीज़ है, और अगर वो उतनी मात्रा में ना हो तो प्री डायबिटीज़ है। लेकिन हमको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को एक गोल्ड तरह के टेस्ट मानना चाहिए। हमको A1C को लेकर डायग्नोसिस नहीं करनी चाहिए। अब जहाँ तक उसकी बात है जो आपने बताया कि हम बार बार प्रिक करके और शुगर देखें, उसको सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज कहते हैं, तो वो जो है उन लोगों में होती है जो डायबिटिक हैं, और उनमें हमको देखना है कि शुगर की मात्रा कितनी है, दवा का असर कितना है, एक्सरसाइज का असर कितना है, डाइट का असर कितना है। तो वो हम लॉन्ग टर्म बेसिस पर उसको रखते हैं। वो बहुत यूज़फुल चीज़ है। डायबिटीज़ कितनी तरह की होती है? देखिए, डायबिटीज़ बहुत तरह की होती है। अगर आप कोई सोचता है कि बस टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो गलत बात है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को बस इतना समझना ही काफ़ी है, क्योंकि बाकी मेडिकल प्रोफेशनल समझें। टाइप 1 डायबिटीज़ तो यूजुअली बच्चों में होती है और बहुत तेज़ी से प्रकट होती है, क्योंकि शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको ये लक्षण जो मैंने बताया, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना और कभी कभी बेहोशी भी आ जाती है, तो वो तेज़ी से होता है। वीक्स में भी नहीं होता, डेज में होता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो धीरे धीरे प्रकट होती है या पता ही नहीं चलता है। जैसा हमने बताया, जो अभी तक बात कर रहे हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में पैंक्रियाज जो कि इंसुलिन बनाता है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके कई रीज़न हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ में जो पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है उसकी मात्रा तो शुरुआत में सही होती है, लेकिन उसका काम कम होता है। और उसमें काम का जो बीच में रोड ब्लॉक बनाता है वो शरीर की चर्बी है। तो शरीर की चर्बी ज़्यादा होती है, रोड ब्लॉक ज़्यादा होता है, तो इंसुलिन काम नहीं करती। तो ये दो अलग अलग हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन से ट्रीट करते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ को हम वेट लॉस से और दवाओं से ज़्यादातर ट्रीट करते हैं, और कभी कभी इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। इसके सिवा जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, इसके सिवा पैंक्रियास में और इन्फ्लेमेशन हो जाए उस तरह की डायबिटीज़ है। तो तरह तरह की और भी डायबिटीज़ है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में तरह की डायबिटीज़ होती है। तो ये कहना कि सबको टाइप 2 डायबिटीज़ है या बस टाइप 1 कुछ लोगों के है, ये ठीक नहीं है। और पतले लोगों की भी डायबिटीज़ इंडिया में होती, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये पतले लोगों की डायबिटीज़ कैसे है और वो दूर से देख के फिर समझा कैसे जाए, क्योंकि उनको तो देख के ही समझ पाना बड़ा मुश्किल है। एक तो हम वैसे ही मानते हैं कि दुबला पतला है तो बड़ा फुर्तीला होगा, बड़ी एनर्जी उसके अंदर होगी, तो कैसे समझा जाए दुबले पतले लोगों का डायबिटीज़? देखिए, नंबर 1, ये डायबिटीज़ कम लोगों में पाई जाती है, तो ज़्यादातर लोग तो आपको मोटे ही पाए। हाँ, डायबिटीज़ होने के बाद वो पतले होने लगते हैं, मैंने ये देखा है। हाँ। और दूसरा ये है कि ये डायबिटीज़ कुछ ऐसे लोगों को होती है जो नॉर्मल नॉर्मल वेट है। हाँ, जैसे मैंने BMI बताया ना। हाँ। तो 23 से कम BMI हो, 22 हो किसी का, लेकिन अंदर उनके अंगों में फैट भरा हुआ है। जैसे कि लिवर में फैट भरा हुआ है, पैंक्रियास में फैट भरा हुआ है, तो पेट के अंदर फैट भरा हुआ है। तो ऊपर से उनका वजन ज़्यादा नहीं, अंदर पूरा फैट। तो एक तो इस तरह के लोग हैं। और दूसरे लोग हैं और कम वजन, BMI 18, 19, 40 किलोग्राम वजन, 50 किलोग्राम वजन,
इसमें हमको भी कुछ क्लियर नहीं है कि क्यों डायबिटीज़ होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि पैंक्रियाज को जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है और भी तत्वों की ज़रूरत होती है वो नहीं मिलता उसको, तो पैंक्रियाज ख़राब हो जाता है पतले लोगों में। ये डायबिटीज़, ये जो है डायबिटीज़ आपको यूएस में नहीं मिलेगी, आपको इंग्लैंड में नहीं मिलेगी। अच्छा, ये हमारे जैसे या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलेगी, हमारे कंट्री में, बांग्लादेश में, इसी तरह से कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अब मैं फिर से डाइट के ऊपर एक बार आऊं और आखिर में हम वापस थोड़ी टेक्निकल बात करेंगे। हर भारतीय, मैं तो कम से कम करती हूँ, मेरी शुरुआत होती है दिन की लेमन टी के साथ, लेकिन उसमें चीनी होती है सर। तो मेरी शुरुआत होती है लेमन टी के साथ, लेकिन मुझे लगता है भारत में ज़्यादातर लोग दूध वाली चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो दिन की शुरुआत दूध वाली चाय के साथ, ये कितनी अच्छी शुरुआत है? देखिए, मैं ना उसको बहुत अच्छी कहूँगा और ना उसको बुरी कहूँगा। देखिए, एक चीज़ हम हमेशा बिलीव करते हैं और वही मैंने इसमें बुक में लिखा है, कॉमन सेंस। अगर आप पूरी तरह से जीवन शैली चेंज कर दें किसी की, जिसने कि 30 साल से वो चाय पी है, और आज हम कह दें कि नहीं ये बिल्कुल नहीं आपको लेना है, या फिर आपको आपकी तरह ग्रीन टी पीनी है, या तो वो कुछ दिन करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, वापस उसी पर आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि आप दूध की मात्रा कम रखिए, उसमें चीनी तो डिपेंड करता है कि आप डायबिटिक हैं नहीं हैं या कंट्रोल डायबिटिक हैं, उसके हिसाब से डालें, और उसमें चाय की मात्रा ज़्यादा डालिए और ज़रूर पीजिए आप उस। हाँ, अगर आप उसको ग्रीन टी में परिवर्तित करना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। अगर आप, मैं 6:1 रूल पर बिलीव करता हूँ। देखिए, 6 डेज़ आप अच्छा खाएं, मतलब संतुलित आहार लें, और एक दिन आप चाहे जंक फूड भी ले लें। तो इस तरह से इसको 6:1 इन अ वीक या 5:2 कर सकते हैं आप, कि आप 3-4 दिन अपनी तरह की चाय लें और 2-3 दिन आप ग्रीन टी लें। उनकी भी बात रह जाए, हमारी बात रह जाए। इस तरह से मैं अगर समझाता हूँ ना, लोग समझ जाते हैं और बात को फॉलो करते हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये नहीं कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल छोड़ दो और ये तो बड़ी बुरी शुरुआत है दिन की। आप कह रहे हैं कि नहीं लो, दूध की मात्रा उसमें आप कम कर सकते हैं। अब क्योंकि हम ब्रेकफास्ट की ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, लोगों ने सुन लिया है, हम पोहा, उपमा और चीला तक की चर्चा कर चुके हैं। अब मैं आती हूँ लंच के ऊपर। मैंने ज़्यादातर डॉक्टर्स को ये कहते हुए सुना है कि आप रोटी मत खाओ, आप चावल मत खाओ। ब्राउन राइस बड़ा पॉपुलर हो गया बीच में, मैंने देखा इंडिया में। अब वो रोटी और वो चावल जो हम हमेशा से खाते चले आए हैं और जिसके बिना थाली होती ही नहीं, आप रेस्टोरेंट में जाकर के अगर मिनी थाली का ऑर्डर दीजिए या कंप्लीट थाली का ऑर्डर दीजिए तो उसमें रोटी और चावल तो होगा ही, और यही शुगर के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी भरा है जितना मैं जानती हूँ। तो आप थोड़ा मुझे डिटेल में बताएं कि मेरी दोपहर की थाली में शुगर का दुश्मन कौन कौन है जो मुझे हटाना है, और वो ही मेरा सबसे प्रिय भी है, तो रास्ता क्या है? तो देखिए, आपके प्रिय लोग तो रहेंगे, लेकिन उसके जो असर हैं, गलत असर, उसको हम कम कर देंगे। आप कैसे कम करेंगे? देखिए, अगर आप लंच लेते हैं, आप घर में लंच लेते हैं, यहाँ लेते हैं, दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन मैं घर की बात बता रहा हूँ। 15-20 मिनट पहले लंच से आप 2 कटोरी सैलेड लें। अच्छा। सैलेड में टमाटर सुपर फूड है, टमाटर पूरा बड़ा टमाटर काट कर उसको लें, और साथ में गाजर लें, और साथ में खीरा वगैरह जो भी सीजनल है। उसके ऊपर 2 चम्मच आप चिया सीड डालें, और 2 बादाम को छोटा छोटा कट करके उसके ऊपर डालें, और 1 नींबू। ये 20 मिनट पहले लें आप, ठीक है, खाना शुरू करने से पहले। ये सेट कर देगा आपकी मेटाबॉलिज्म को मोशन में, मतलब मेटाबॉलिज्म एक चल पड़ेगी अच्छे रास्ते पर। अब आपने शुरू किया खाना, खाने में अगर आप रोटी ले रहे हैं तो मैंने रोटी का पहले ही बता दिया कैसे बनाना। तो वो एक दूसरा एक अच्छा मेटाबॉलिज्म के लिए हो गया कि हमने आधा उसमें बेसन डाल दिया, आधा ज्वार बाजरा डाल दिया, और आधा नहीं 25% और 25% गेहूँ डाल दिया। तो ये एक 100% वाली अच्छी रोटी बन गई। 2 रोटी आप खा सकते हैं। अब क्या है कि रोटी शुरू करने से पहले, ये जो सैलेड मैंने कहा है इसको प्री लोड कहते हैं। प्री लोड, खाने से पहले आपने लोड कर दिया सिस्टम को। अब मैं डबल प्री लोड की बात बताता हूँ। जब खाना शुरू किया
तो आपने दो चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, या तो राजमा का या बीन्स का, और तीसरी चीज़ एक छिलके वाली दाल है। इसके 4 चम्मच आपने पहले ले लिए रोटी खाने से पहले। ये डबल प्रीलोड हो गया, एक प्रीलोड उससे मैं पहले किया, एक प्रीलोड यहाँ पर कर दिया। इसको कहते हैं चेंज इन द मैक्रोन्यूट्रिएंट सीक्वेंस। ये नया कंसेप्ट है और हमारी रिसर्च है इस पर। अब आपने रोटी खाना शुरू किया तो आप किस सब्जी को साथ में इस्तेमाल करेंगे? तो घिया तोरी सब लोग जानते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डायबिटीज़ को कम करते हैं या शुगर को कम करते हैं, वो 3 चीज़ें हैं। एक तो कटहल, अगर आप ले सकें कटहल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूसरा ओकरा यानी कि भिंडी, उसमें एक पोस्ट प्रेंडल रेगुलेटर सब्सटेंस होता है, यानी कि पोस्ट वाली शुगर को बेहतर करता है। और तीसरा बैगन। ये तीनों चीज़ में से कोई चीज़ आप ज़्यादा लें उस दौरान। साथ में आप लो फैट दही लें, और अगर आप चावल ले रहे हैं तो चावल की मात्रा कम रखें, दाल या राजमा की मात्रा ज़्यादा रखें। ब्राउन राइस स्लाइटली बेटर है वाइट राइस। तो ये आपका, अगर आपने ये कर लिया, और वही मैंने 6:1 रूल का 7 डेज में 6 डेज ऐसा कर लिया आपने, यू आर गोइंग टू बी डूइंग फाइन, एब्सोल्युटली। वाह, बच्चे लेकिन आपसे बड़ा नाराज हो जाएंगे सर। सारी सब्जी जो आपने बताई है, घिया, तोरी, भिंडी, बैगन, मुझे लगता नहीं है बच्चे उसमें से कुछ भी खाना पसंद करते हैं, तो वो नाराज होंगे आपसे। बिल्कुल, ये बात सही है। मैं बच्चों से अलग तरीके से बात करता हूँ और बड़े लोगों से अलग तरीके से। बच्चों से मैं पहले पूछता हूँ आपको क्या पसंद है? आलू, सब बच्चे कहते हैं। तो आलू का छोटी मात्रा, उसमें बीन्स ज़्यादा डालकर। तो मैं कहता हूँ देखो, आलू तो मैं दूंगा, लेकिन एक वो है, मैं उसके साथ कुछ मिलाऊंगा जरूर। तो वो सारे 100% आप, आई विल बी सरप्राइज, सब कहते हैं आप बिल्कुल ठीक है, आई फॉलो यू, व्हाट एवर यू से। Nice. तो आई गिव देम व्हाट दे वांट, स्टिल इन अ हेल्थियर मैनर। तो इससे आपको ये पता चलता है कि अगर आपको शुगर से दूर रहना है, डायबिटीज से दूर रहना है, तो वो सिर्फ गोलियों से नहीं होगा, आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, और उसका हर उपाय सर के पास है, जो मैं समझ भी पा रही हूँ कि बच्चों के लिए अलग तरीका है समझाने का, बड़ों को अलग तरीका है समझाने का। लेकिन अभी बातों बातों में आपने ये कहा, जब सैलेड की आप बात बता रहे थे, कि आप उसमें टमाटर जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि आपने कहा टोमेटो सुपर फूड है। जी। ये सुपर फूड क्या है? सुपर फूड का मतलब ये है कि उसके कई और फायदे हैं। हाँ, तो एक तो ये फ़ायदा है कि भाई ठीक है, वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल कम है और शुगर को फ़ायदा करता है, तो वो एक बात है। उसके साथ क्या वो और सिस्टम्स को बेहतर करता है, क्या वो ब्रेन को बेहतर सकता है? कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जिसमें ये बताया गया है कि वो ब्रेन के सिस्टम्स को भी बेटर करता है। और उसमें एक वो होता है टोमेटिन करके, एक लाइकोपीन होता है, 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं। ये दोनों पूरे सिस्टम्स के लिए अच्छे हैं। तो टोमेटो को कई लोग कहते हैं साहब उनके बीज अच्छे नहीं है, ये वो अच्छा नहीं है। हाँ। लेकिन खाना जरूर है आपको। इसी तरह से एक और सुपर फूड बताऊं। हाँ। वो है आंवला। अच्छा। आंवला लोग जो हैं वो अक्सर खाते नहीं है, मिलता नहीं है, जो भी बात है, लेकिन अगर मिल जाए तो आंवला कच्चा खाना चाहिए। और लोग कहते हैं आंवले का मुरब्बा हम खाएंगे। हम कहा नहीं, टॉफी आने लग गई अब। हाँ। पूरा खाएं आंवला, और जितना आप खा सकें। कई लोग कहते हैं मेरे गले में परेशानी हो जाती है आंवले के साथ, कहते हैं ठीक है 2 खाइए। क्यों? उसमें हाई डोज विटामिन सी होता है, उसमें और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि, सो दैट्स आल्सो सुपर फूड। तो ये देखिए कम खाने वाले सुपर फूड हैं जो लोगों को पता नहीं है और लोग खाते में नहीं। कुछ 2-3 नाम और बताइए ना सर। एक मुझे टोमेटो पता चल गया, एक आंवला पता चल गया, और सुपर फूड में क्या क्या है? बीज अलग अलग तरीके के बीज बताऊं तो लोग कुछ चिया सीड जानते हैं, अलसी के बीज, ये सब जानते हैं। लेकिन जो और सीड्स हैं उसमें आप सीसम के सीड हैं, कद्दू के सीड हैं, एक है सूरजमुखी का सीड। सूरजमुखी के सीड में विटामिन ई की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो विटामिन ई क्या, एंटीऑक्सीडेंट तो कहीं है ही है। लिवर के लिए हम उसकी गोलियां देते हैं, देखिए। और उसके साथ अगर आप देखें कि सारे सीड्स में और क्या अच्छी से अच्छी, हाई प्रोटीन, लो कैलोरी, और उसमें अच्छे वाले फैट की मात्रा ज़्यादा। तो एक सीड्स हो गए और एक नट्स हो गए। नट्स में कोई भी नट ले लीजिए आप, चाहे आमंड ले लीजिए, चाहे पिस्ता ले लीजिए,
चाहे आप ये पीनट ले लीजिए और अखरोट ले लीजिए, कोई भी नट ले लीजिए, इन सब में अगेन मोनोअनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा है और बहुत सारे तत्व पॉलीफिनॉल्स वगैरह सब बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होता है, इससे क्या है, शुगर मेटाबॉलिज्म वगैरह तो अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छे हैं ये नट्स। तो लोग कहते हैं साहब, अभी मैं इटली में गया तो मैंने अपना ओपन किया लेक्चर नट्स पर, तो मैंने बताया भारत में बड़ी अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं कि साहब नट्स खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, नट्स खाएंगे हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, नट्स खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, जबकि सब उल्टा है। अगर आप सीमित मात्रा में अपनी कैलोरी में नट्स डाल दें तो आपकी डायबिटीज़ बेहतर हो जाएगी, आपका बॉडी कंपोजिशन, आपका वेट इनफैक्ट कम हो जाएगा और आपका हार्ट भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो देखिए ये सारा सुपर फूड है और कम यूटिलाइज हो रहा है। इसमें सबसे कम यूटिलाइज बीज हैं। आजकल बीज मिक्स करके आते हैं, तो उसका ज़रूर इस्तेमाल चाहे आप दही पर करिए, चाहे मैंने सैलड पर बता दिया, या सुबह सुबह ओट्स के ऊपर ये इस्तेमाल करिए। अब हमने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है, लंच भी हमारा हो चुका है। अब मैं थोड़ा शाम के स्नैक्स की तरफ आगे बढ़ती हूँ, जिसमें हम चाय के साथ मोस्टली समोसा ले लेते हैं, कुछ बिस्किट्स लेते हैं, नमकीन हम कुछ लेते हैं, हम ब्रेड पकौड़ा खाते हैं शाम के समय। ज़्यादातर लोगों का ये नाश्ता मुझे लगता है होता ही है इंडिया में। तो ये क्या शुगर को बढ़ाने में या शुगर पेशेंट्स के लिए क्या बहुत नुकसानदायक जी, है? इसमें दोनों चीज़ें हैं, हाई कैलोरी स्टफ़ और उसके साथ साथ शुगर भी बढ़ाएगा और साथ साथ शरीर में फैट भी। अब देखिए, आप समोसा आप तो घर में नहीं बना सकते, आपको तो कहीं से बाहर से लाना है ना। हाँ। तो उसमें देखिए, बाहर अगर आपने देखा तो कढ़ाई में बनते हैं समोसे, वो तेल जो है 4 दिन से इस्तेमाल हो रहा है बराबर, उसको रिसाइकिल करते हैं। जहाँ एक साइकिल से दूसरी साइकिल में तेल जाता है तो ट्रांस फैटी एसिड जो है तेल का, ये हमारी रिसर्च है, ट्रांस फैटी एसिड जो सबसे खतरनाक फैटी एसिड होता है, उसकी मात्रा ऐसे बढ़ गई, फिर दूसरी बार ऐसे बढ़ गई, फिर और बढ़ गई। तेल जो है 4 दिन बाद एक विष का एक समझ लीजिए तेल हो गया, उसमें आपके समोसे बन रहे हैं। तो देखिए, समोसा अगर बाहर से आप लेते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, अगर तेल में नहीं है तो इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। इसी तरह से बाकी आप अगर कोई भी फ्राइड स्टफ़ ले लें तो अच्छा रहेगा कि इसकी जगह से आप जैसे चना है, बुने हुए चने हैं, मूंगफली है, नट्स हैं आपका, ये सारे ले लें, फ्रूट्स ले लें, या फिर आप सैलड का अगर आप एडिशनल लेना चाहते हैं सैलड ले लें। इवन प्रोटीन की चीज़ें देखिए, प्रोटीन का जैसे कि सोया के आजकल चंक्स आते हैं, हाई प्रोटीन स्टफ़ है, बिल्कुल उसका गुण यहाँ पर है, बाकी प्रोटीन यहाँ पर है, ये समझ लीजिए। उसको हम कई तरह से बना सकते हैं। अब उसको छोटे छोटे हिस्से करके और थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके वो भी दे सकते हैं, उसके छोटे बिल्कुल पतले करके उसका कबाब बना सकते हैं। इसी तरह से उसको सब्जी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं। ये हमको प्रोटीन का ज़रूर ध्यान रखना है। इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमी है और इंडियंस मसल बिल्कुल पतली है और इंडियंस को ताकत बढ़ानी है अपनी, और मसल से मेटाबॉलिज्म भी संबंधित है, डायबिटीज़ भी संबंधित है, हार्ट डिजीज़ भी संबंधित है, और बाकी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स वगैरह की तो है ही है। हाँ। तो हमको प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो इस तरह के स्नैक शाम को हम ले लेंगे तो विल बी फाइन। बाकी आप 6:1 रूल तो आप जानते हैं। वेरी ट्रू। अब सर, रात के खाने में, क्योंकि अभी गर्मियों का दिन चल रहा है, मैंने आपको बताया मैं बनारस की रहने वाली हूँ, बनारस का लंगड़ा आम बड़ा फेमस है, और जब तक ये गर्मियों का सीज़न रहता है मैं रात को डिनर कंप्लीट करने के बाद 1 या 2 आम ज़रूर खाती हूँ। बीच में मुझे थोड़ी एक्ने प्रॉब्लम हुई थी, तो उस समय डॉमेट ने कहा था कि आप थोड़ा आम से दूर रहिए, तो उन दिनों को अगर मैं छोड़ दूँ तो मैं लंगड़ा आम ज़रूर खाती हूँ। और मुझे लगता है हर बनारसी का, और ईस्टर्न यूपी और इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया हर जगह अलग अलग किस्म के आम मिलते हैं, हम खाते हैं। तो शुगर पेशेंट के लिए आम कितना नुकसानदेह है, मुझे ये भी बताइए। और शुगर पेशेंट फिर करे तो करे क्या, कौन सा फल खाए? फल से तो ताकत मिलती है, दादी नानी ने हमेशा हमें ये बताया, क्या करे? आम के साथ शुरुआत करते हैं। सर, आपका फेवरेट है? मैं लखनऊ का हूँ। हाँ। तो हमारे लंगड़ा, आप कह रहे हैं लंगड़ा? हाँ। हमारा वो दशहरी। हाँ। तो देखिए, दशहरी, लंगड़ा और सफ़ेदा तीनों पर हमने रिसर्च करी है। हमारी रिसर्च रोबस्ट, मतलब बिल्कुल तगड़ी रिसर्च है
इंडिया से उससे बेटर कोई रिसर्च नहीं कर सकता आम पर। इनफैक्ट इससे पहले जितनी रिसर्च थी सारी अमेरिका की थी। देखिए वो मैक्सिको से जो आते थे उस पर रिसर्च उन्होंने करी थी। इंडियन आम पर कोई मेजर रिसर्च थी नहीं। हमने क्या दिखाया? हमने दिखाया कि अगर आप एक कार्बोहाइड्रेट सफ़ेद डबल रोटी ब्रेड को हटा दें, 2 ब्रेड को हटा दें और 250 ग्राम से एक छोटा सा आम होगा, उसको ले आएँ तो आपकी शुगर कोई बढ़ेगी नहीं। और अगर आप ऐसा करते रहें 2 महीने तक तो इनफैक्ट शुगर बेटर हो जाएगी आपकी। लेकिन बात यह है कि आप कह रहे हैं ना कि 2 आम 3 आम वो बात बढ़ती रहती है। फिर लोग कहते हैं बाल्टी में हम सारा आम इधर आया और उधर बाल्टी में फेंका। हाँ। तो इस तरह से तो उसको सीमित मात्रा में रखें, वो अच्छा रहेगा। तो आम में केवल शुगर नहीं है, आम में पॉलीफिनॉल बहुत सारे और तत्व हैं जैसे हर फ्रूट में होते हैं। तो किसी फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, आम का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो देखिए ये भ्रांतियाँ कुछ हैं। लेकिन हाँ, अगर आम नहीं कोई भी फ्रूट आप 10-15 खा लीजिए वो तो फिर ऑब्वियसली आपका एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऊर्जा आपको ज़्यादा मिलेगी और शुगर बढ़ जाएगी। तो आम को सीमित मात्रा में अगर आप रखें, आप एक रोटी को हटा दें, अगर रात को खाते हैं उसकी जगह आम आप एक रोज़ भी खा लें, मुझको कोई भी आपत्ति नहीं है इस चीज़ में। आप खाते रहिए और आपका वेट भी ठीक रहेगा, आपकी मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगी। तो आम के बारे में ये भ्रांति हमने बिल्कुल क्लियर कर दी है। लेकिन बात मेरी मानते नहीं हैं लोग लोग कहते हैं साहब वो ठीक है, उन्होंने तो एक बताया लेकिन हम 4 खा रहे हैं। लेकिन शुगर पेशेंट को भी सर ने आम खाने की इजाजत दे दी है। मुझे लगता है इसके लिए 1 लाइक तो यहाँ पे जरूर बनता है। अब मुझे आप सर ये बताइए, हमने फ्रूट्स की बात कर ली है, वेजिटेबल वो कौन से? फ्रूट की पूरी बात नहीं हुई। अच्छा। मैं आपको 2-3 फ्रूट बता देता हूँ और जो अच्छे हैं, जो कोई भी खा सकता है, शुगर पेशेंट भी, जो कि जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। उसमें है ब्लूबेरीज। देखिए मैंने कहा था ना ब्रेकफास्ट में शुरू करता हूँ ब्लूबेरी से, लेकिन ब्लूबेरी महंगी बहुत है और सब जगह मिलती नहीं है। तो आप जामुन ले सकते हैं, चेरीज ले सकते हैं, रसभरी ले सकते हैं। बेरीज इस कई तरह की प्रकार की होती हैं, तो ये सारी ले सकते हैं। ये सारी अच्छी हैं और बहुत बढ़िया हैं। केवल शुगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी हैं ये बेरीज। इसी तरह से चेरीज़ हैं। अच्छा, उसके साथ आड़ू हैं, आपके खुबानी है, सेब है और नाशपाती है। ये पहले 5-6 फ्रूट्स हैं जो कि हर के लिए ठीक हैं। और फाइबर अगर ज़्यादा लेना हो तो अमरूद है। तो ये सारे फ्रूट्स सारे अच्छे हैं किसी के भी लिए। वैसे सर मेरा बस चले तो मैं हर हफ्ते आपकी संगत में रहूं, लेकिन कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो एप्पल के बारे में नहीं बताया आपने, डॉक्टर से कैसे दूर रहें? मैंने बताया, सेब बताया। देखिए एप्पल में एक बात मैं और बता दूं आपको। हाँ। एप्पल है बहुत अच्छा फ्रूट, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि उसका जो बाहर वो है पील कर देते हैं। हाँ। और उसका करके और सिर्फ उसका अंदर का गूदा खाते हैं। तो उसके जो कवरिंग है, उसका जो खाल है, उसमें अलग गुण है। और वो ये मैं बिल्कुल रिसर्च फैक्ट बता रहा हूँ कि वो अगर लें तो ब्राउन फैट, शरीर में ब्राउन फैट की मात्रा कम होती है और इंडियंस में बिल्कुल कम होती है। ब्राउन फैट जो है ऊर्जा पैदा करता है, गर्मी अंदर समझ लीजिए, और वाइट फैट को हटाता है। तो ब्राउन फैट अच्छा है। तो ब्राउन फैट को वो स्टिमुलेट करते हैं। तो अगर आप लें सेब तो पूरा उसकी स्किन के साथ लीजिए, ये और ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। शानदार। अब हम फलों के बाद सब्जियों की बात अगर कर लें तो वो कौन सी सब्जी है, इंक्लूडिंग आलू जो इंडियंस को बड़ा पसंद है, लेकिन वो सब्जी हमें नुकसान कर रही हो, वो वेजिटेबल हमें नहीं लेना है, और वो कौन सा वेजिटेबल है जिससे हम बहुत दूर रहते हैं लेकिन हमें शामिल करना है? देखिए शामिल करने वाली तो मैंने काफ़ी बता दी थी आपको। उसमें हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पर, जिसकी पत्तियां हों और ग्रीन हो, वो अच्छी है। उसमें बहुत सारे गुण हैं और वो आप चाहे साग की तरह लीजिए या मेथी लीजिए या पालक लीजिए, इस तरह की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ये सब अच्छी हैं। साथ में मैंने बैगन के बारे में, जैक फ्रूट के बारे में, कटहल के बारे में और भिंडी के बारे में मैंने बता दिया। और साथ में आप बैगन तोरी तो आप ले ही सकते हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स आर गोइंग टू बी गुड।
नाउ व्हाट इज़ नॉट सो गुड बट कैन बी टेकन इन अ स्मॉल अमाउंट, एक तो वो है आपका आलू की बात है, वाइट अगर पोटैटो है तो और भी गड़बड़ है। लेकिन आलू में केवल ये बात नहीं है, आलू अगर फ्राई करें तो ज़्यादा डेंजरस है। तो आलू के फ्राई कोई भी रूप हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे फ्रेंच फ्राइज हो, या आलू के कटे हुए टुकड़े को फ्राई करें, दोज आर डेंजरस। एंड अगर आलू को सिंपल आपने सब्जी में बनाया और छोटे छोटे टुकड़े रखें, नॉट गोइंग टू बी डेंजरस। इट इज़ ओके इफ़ आपके बाकी फूड हेल्दी है तो थोड़ा सा आप ले सकते हैं इसको। इसके साथ दो और सब्जियां हैं जिसमें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा हाई है, और वो है शलगम और एक आपका कद्दू। तो कद्दू और शलगम में भी शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हम यही कहते हैं भाई देखो, आप अगर 10 बार सब्जी खा रहे हो तो उसमें एक बार कद्दू भी खा सकते हो, थोड़ा सा खा सकते हो, और आप आलू भी थोड़ा सा खा सकते हो। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है, उसकी कुछ शर्तें हैं कि आप रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बाकी चीज़ें ठीक खा रहे हो, आपकी शुगर ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर ठीक हैं, हम थोड़ा सा इसमें ढील दे सकते हैं। आजकल एक चीज़ और बहुत हमें सुनने को मिल रही है कि चीनी तो नुकसान करती है, गुड़ नुकसान नहीं करता है। और इसीलिए जो शुगर पेशेंट है, मैंने उनको भी ये देखा है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे फादर इन लॉ गुड़ बहुत खाते हैं। वो शुगर के पेशेंट हैं, वो देखेंगे तो वो गुस्सा भी करेंगे। तो गुड़ वो बहुत खाते हैं, कहते हैं तुम्हें नहीं पता है, मैं तो पूछ रखा है, गुड़ से कुछ नहीं होता। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं शुगर की पेशेंट हूँ और मैं चीनी नहीं खा रही हूँ, मैं कह रही हूँ गुड़ तो ठीक है सेहत के लिए, तो वो कितना ठीक है? देखिए, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में कि एक प्रोसेस्ड है और दूसरा अनप्रोसेस्ड है। और चीनी सीधे आपकी शुगर बढ़ा देगी, गुड़ भी बढ़ाएगा आपका, और साथ में थोड़ा मिनरल्स की मात्रा वगैरह उसमें ज़्यादा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप गुड़ खा सकते हैं। आपको चीनी और गुड़ दोनों ही बिल्कुल कभी कभी खाना है और रोज़ नहीं खाना है आपको। और वो जो शुगर फ्री गोलियां आती हैं, शुगर फ्री के नाम पे आइसक्रीम मिल रही है, मिठाइयाँ मार्केट में मिल रही है, घर में खीर बनाई जा रही है गोलियां डाल के शुगर फ्री वाली, वो कितना ठीक है? आपने तो बिल्कुल हॉर्नेट्स नेस्ट को वो कर दिया। इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। देखिए, उसमें वो मिठाइयाँ वो तो है ही हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ तो आपके ज़ीरो कोलाज हैं, और जो कि शुगर फ्री कोलाज जो आजकल मिलते हैं ज़ीरो कैलोरी वाले, उसमें सारी नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, जिसमें कि शुगर फ्री स्वीटनर्स होते हैं, वो डाले होते हैं। उसमें एस्पार्टेम भी है, सुक्रालोज भी है, उसमें एरिसल्फेम भी है, कई जगह सैक्रिन का इस्तेमाल भी होता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जो भी रिसर्च देखी गई है उसमें देखा गया है कि ये इंटरफेयर करते हैं माइंड की एक सैटाइटी सेंटर को, यानी कि शुगर जो परसीव होती है ना कि हमने शुगर पी ली तो हमारा तृप्ति हो गई, जिसको हाँ। तृप्ति कहते हैं, सैटाइटी, वो सैटाइटी इनसे मिलती नहीं है। तो आप और खाते हैं और भी कोई चीज़ खाने की कोशिश करते हैं, तो माइंड मानता नहीं है इनको शुगर। तो एक तो आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल ज़ीरो कोलाज कैलोरी ले रहे हैं, तो आपका वेट गेन हो जाएगा। इसके दूसरा कारण भी है कि गट माइक्रोबियोम में, मतलब इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो शुगर को भी बढ़ा सकते हैं। तो शुगर बढ़ जाती है कई लोगों की इनको लेने में। यही नहीं है बात है कि कुछ लोगों ने रेज़ किया है कैंसर का इसमें शक और हार्ट डिजीज़ का शक। तो मैं तो अपने जितने भी पेशेंट हैं मैं कहता हूँ, देखो भाई, अगर आपको लेना है तो बहुत सीमित मात्रा में लीजिए, एक बूंद लेना है या एक पैलेट लेनी है तो वो लीजिए। लोग कहते हैं साहब स्टेविया ले सकते हैं वगैरह, तो स्टेविया, मॉन्क फ्रूट वगैरह रिलेटिवली शायद ठीक हैं, लेकिन अभी भी उनमें कोई स्टडी नहीं है। और अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं, दिन सुबह शाम ले रहे हैं वगैरह, तो मैं कहता हूँ भाई कुछ हटा दो और उसकी जगह चीनी ही ले लो, वही बेटर है इससे। तो मैं थोड़ा सा अलाउ इवन शुगर कर देता हूँ उसमें। इसको अलाउ हम यूजुअली करते नहीं हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को, और ना ड्रिंक्स को ऐसे अलाउ करते हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स।
बहुत काम की बात मुझे लगता है, ये हमें मालूम चली है। और आप भी अगर इन गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट से ख़रीद के और घर पे सेवइयाँ भी बना रहे हैं, खीर भी बनाते चले जा रहे हैं, तो सचेत हो जाने की ज़रूरत है आपको। मैं अब एक आपसे कंप्लीट ये चीज़ समझना चाहती हूँ सर, कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है वो कैसे प्री डायबिटिक ना हो, कोई प्री डायबिटिक है वो कैसे डायबिटिक ना हो, और जिसे ऑलरेडी डायबिटीज़ है वो कैसे बिल्कुल जो अनकंट्रोल हो जाती है डायबिटीज़, उस श्रेणी में ना जाए। मतलब इस खांचे में जो व्यक्ति है वो अगले स्टेप पे बढ़े ही ना, इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें तो कांस्टेंट रहेंगी। आपकी एक्सरसाइज कांस्टेंट रहेगी, आपकी डाइट कांस्टेंट रहेगी, तीनों स्टेप्स में। लेकिन जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाते हैं तो इंटेंसिटी, जैसे मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज की, अगर आप नॉर्मल हैं, आपकी फैमिली में, परिवार में लोगों को डायबिटीज़ है, तो आपकी एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 150 मिनट पर वीक, यानी कि 5 दिन 30 मिनट। और जैसे ही आप प्री डायबिटिक हों, आपकी एक्सरसाइज की मात्रा और बढ़ जानी चाहिए, 300 मिनट पर वीक। स्पेशली अगर आपका वज़न ज़्यादा हो तो वो वज़न आपको कम करना है। और साथ साथ इस एक्सरसाइज वॉकिंग के साथ साथ आपको वेट्स उठाने हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ये ज़रूरी हो जाती है। तो आप जैसे कि 300 मिनट पर वीक कर रहे हैं तो 45 मिनट 50 मिनट पर डे कर रहे हैं आप वॉकिंग, तो उसके साथ 5-10 मिनट आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करिए। तो पुरुषों को मैं कहता हूं कि आप वेट्स उठाइए और वेट छोटे वेट से शुरू करिए। और महिलाओं को मैं कहता हूं कि थेराबैंड की एक्सरसाइज करिए। आजकल थेराबैंड के आ गए हैं जो कि कम इंटेंसिटी के और हाई इंटेंसिटी के, तो थोड़े कम रेजिस्टेंस वाले शुरू करें आप। ये दोनों का अगर कम्बिनेशन आप करेंगे और प्री डायबिटीज़ की अवस्था में हैं तो आपकी शुगर कम होने के पूरे चांसेस हैं, आप वेट लॉस करेंगे और चांसेस हैं। यही चीज़ आपको मेंटेन करनी है डायबिटीज़। तो प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज डाइट में फ़र्क नहीं है। लेकिन जहाँ डायबिटीज़ आ गई तो आपको दवाओं के साथ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना बढ़े, क्योंकि आपका हार्ट का खतरा बढ़ गया, किडनी का खतरा बढ़ गया और लिवर का खतरा बढ़ गया। तो जो हम बात कई चीज़ों की कर रहे हैं, सैचुरेटेड फैट की बात कर रहे हैं, वो एक मुद्दे में आ गया कि ये हमको ज़्यादा नहीं खाना है सैचुरेटेड फैट। और इसी तरह से अगर हम फाइबर की बात करें तो फाइबर को इंक्रीज़ करना है। और प्रोटीन की बात करें, अगर किडनी ठीक है तो प्रोटीन की मात्रा भी इंक्रीज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें लाभदायक रहेंगी लिवर के लिए, किडनी के लिए और साथ साथ हार्ट के लिए। लेकिन आगे जाकर जब डायबिटीज़ और साल की हो गई और आपका कहीं किडनी ख़राब होने लगी, तब हमको प्रोटीन का इस्तेमाल अलग तरीके से करना है, शायद रिस्ट्रिक्ट करनी पड़े। तो कई चीज़ें बदलती रहती हैं। देखिए, डाइट बदलती रहती है, एक्सरसाइज भी बदलती रहती है। जैसे किसी को हार्ट डिजीज़ हो गई तो हमको एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी और धीरे धीरे फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा फिजिशियन इन सब चीज़ों को टैकल कर सकता है स्टेजेस ऑफ डायबिटीज़ पे। ऑफ कोर्स दवा और इंसुलिन वगैरह का इस्तेमाल तो अप्रोप्रिएटली करना ही चाहिए। यानी आपकी बात सुन के मुझे वो बात अब ठीक लग रही है। मैंने घर में जब किसी को भी डायबिटीज़ डायग्नोस होते हुए सुना है तो घर वाले बहुत निराश, बहुत मायूस से हो जाते हैं कि अब डायबिटीज़ आई है तो अब 4 रोग और साथ में आने ही हैं। वो ये मान के बैठ जाते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ हुआ है तो डायबिटीज़ अकेले नहीं आती ये बीमारी, ये 4 बीमारियां लेके आती हैं। तो आपकी बात सुन के मुझे वो रियलाइज़ हो रहा है कि वो ठीक बोलते हैं कि किडनी प्रॉब्लम शुरू होगी, बीपी प्रॉब्लम शुरू होगी, हार्ट प्रॉब्लम शुरू होगी। ऐसा है? मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ये परसेंटेज वाइज है। जो इनडिसिप्लिन है उसको ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से आएंगी, 5 साल में 10 साल डायबिटीज़ में आ जाएंगी। और जो डिसिप्लिन है 25 साल में भी नहीं आएंगी। देखिए, हमारे पास पेशेंट हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं 1980 से, तो अब हो गए हैं 40 साल करीब करीब, और बिल्कुल ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है।
तो वो 6:1 जो रूल मैंने बताया ना, वो भी नहीं फॉलो करते, 7:7 सारा करते हैं। जितनी डिसिप्लिन है 7 दिन ऑफ द वीक करते हैं, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन है। कई लोग हैं हमारे, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, विलेजेस से आते हैं, बिहार से आते हैं, पुअर लोग हैं, मतलब फाइनेंशियली नहीं है, लेकिन हमको दिखाने आते हैं इतने 1000 किलोमीटर से, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से अपना सारा कुछ करते हैं। पूरा वॉक, जैसे मैं कहूँ वैसा वॉक, वैसे डाइट, वैसे अनाज खाना वगैरह सब कुछ, और बड़ी अच्छी तरह से। तो मैं तो उनको जल्दी बुलाता ही नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ 1 साल के बाद आओ, इतना बढ़िया ये लोग करते हैं। तो देखिए, जिसको अच्छा करे वो ज़रूर उसका फ़ायदा मिलता है। तो ये अश्वभावी नहीं है कि सब होना ही होना है। हाँ, चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उस चांस को आप अपने एफर्ट से आप उसको कम कर सकते हैं। तो जो होना है उसको हटा सकते हैं, जो जीन्स आपके हैं उससे लड़ सकते हैं आप। हम ये पेशेंट को बताते हैं, आप 50% रिस्पॉन्सिबल हैं अपने ट्रीटमेंट में, मैं 50%। मेरा काम ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह, आपको इधर जाना, आपको उधर जाना, और आपका काम वहाँ चलना। तो हम भागीदार हैं, पेशेंट भागीदार है इस चीज़ में। और ये केवल सोचना कि दवा से सारा बात हो जाएगी, तो नहीं। मैं तो डाइट, एक्सरसाइज का हर एस्पेक्ट, हर दिन जब आते हैं पेशेंट, हम बिल्कुल एम्फसाइज करते हैं कि आपको डाइट, एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है आपकी इंसुलिन से, दवा से, सब। आपकी इन बातों से मुझे एक चीज़ और पता चल गई। आपने कहा कि बिहार से पेशेंट आते हैं, जो बहुत गरीब तबके के हैं, वो पेशेंट आपके पास आते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि शुगर की बीमारी अमीरों की बीमारी नहीं है, क्योंकि हमेशा से ये भारत में कहा जाता रहा है, अच्छा इसको डायबिटीज़ है, ये तो अमीरों की बीमारी है, गरीबों को नहीं होता शुगर। ये सिनेरियो जो है ना, चेंज हो गया पिछले 5-10 साल में। अच्छा। और अब जो है, हम बहुत सारे किसान देखते हैं जिनको कि डायबिटीज़ हो गई है। इसमें एक और मुद्दा है कि साहब, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि अपने खेत बेचकर अब वो काम नहीं करते हैं खेतों में, तो बैठे रहते हैं। उनके पास थोड़ा पैसा आ गया है, सब गाड़ी भी आ गई है, सब कुछ, तो उनकी जीवन शैली बदल गई है। वो नहीं सोचते कि वो अब खेत उतना लाभकारी है, तो बेच दिया उन्होंने, तो अब उनको डायबिटीज़ हो गई। ऐसे उदाहरण और जगह भी हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो एबोरिजिनीज़ हैं, जो कि आदिवासी लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो क्या करते थे, वो पानी में भाला डालकर और मछलियाँ निकालते थे, मछलियाँ खाते थे। मीलों मीलों दूर मछलियों वहाँ शिकार करने जाते थे। अब क्या किया ऑस्ट्रेलिया वालों ने कि उन्होंने कहा कि साहब, ये तुम्हारी ज़मीन है, ये तुम्हारे मकान है, ये तुमको पैसा मिल रहा है और तुमको दे दिया हमने खाना। तो क्या हुआ, तेज़ी से वो मोटे हो गए और जल्दी से उनको डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ की संभावना उनमें और ऑस्ट्रेलियन से दुगना हो गई। ऐसे हर जगह हमारे पास वो है, अमेरिका में भी हैं, यहाँ पर भी हैं रिजर्वेशन जो हैं। तो देखिए, जो और हमारे पास कुछ एथलीट, टॉप लेवल के एथलीट्स हैं जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने खेलना छोड़ दिया अब, और वो नहीं उन्होंने डिसिप्लिन करी, तुरंत डायबिटीज हो गई। उनकी बॉडी यूज टू ही नहीं है इस चीज़ के लिए, बॉडी भागने के लिए है। हाँ। तो ये बात है। अगर मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो मैं डायबिटीज़ डिले तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे होगा ही नहीं मधुमेह, मुझे होगी ही नहीं शुगर, ये तो नहीं संभव है। अच्छा, माता पिता को था तो तुमको होगा ही होगा, ये कितना ठीक है? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। हालांकि उससे लड़ने के लिए आपकी पूरी शक्ति चाहिए, आपका पूरा डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप उससे लड़ नहीं सकते। तो हम ऐसे लोगों को काफ़ी काउंसिल करते हैं, काफ़ी देर तक काउंसिल करते हैं, और कई लोग समझ जाते हैं और कई लोग लड़ते हैं और नहीं, उनको बहुत ज़्यादा डिले। देखिए, 60-70 में अगर हो गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगली अवस्था में ना। 60-70 में होता है शुगर डायग्नोस ही हो उस उम्र में? जी, कई लोगों को होता है। तो अगर हम डिले कर दें उसको उतना, तो फिर उतना ही हमारा काम बहुत हो गया। हाँ। कौन सा एक टेस्ट है जो आप बोलेंगे कि हर किसी को करवाना ही चाहिए, वो किसी भी एज ग्रुप का हो, शुगर पता चलने के लिए भी, और वो कितने दिन में करवाना चाहिए? हम फुल बॉडी चेकअप भी कहते तो है, साल में एक बार कराना चाहिए, पर उसका नंबर आता है 3 साल 4 साल के बाद, या आप जब कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हो और वो आपसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, आप तब करवाते हो उसको। तो ये कैसे करना चाहिए? जो मैं बता चुका हूँ आपको, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब ये
आपके फुल बॉडी पैकेज में आता ही नहीं है, क्योंकि वो 2 घंटे वाला टेस्ट वो करते ही नहीं है। तो हमको करवाना चाहिए ये। और अगर जो लोग ज़्यादा प्रिडिस्पोज्ड हैं, आपके पेरेंट डायबिटिक हैं वगैरह, तो आपको हर साल कराना चाहिए, वरना हर 2-3 साल में ज़रूर कराना चाहिए। और जो लोग, जैसा मैंने बताया, मोटे हैं, पेट का घेरा ज़्यादा है, तो उनको भी हर साल कराना चाहिए। कोई एक गलती आप मुझे ऐसी बताइए जो डायबिटीज़ पेशेंट करता है, डॉक्टर के मना करने के बाद भी करता है और अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। देखिए, सबसे बड़ी गलती तो वो ये करता है कि दवा छोड़ देता है और अपने डाइट एक्सरसाइज को नहीं फॉलो करता। सबसे बड़ी गलती तो वही है, और आता नहीं है दिखाने के लिए। तो ये नॉन कंप्लायंस टू मेडिकेशन, नॉन कंप्लायंस टू विजिट इज़ वेरी फ्रीक्वेंट। वो बहुत ही कॉमन है कि हमने आज देखा और फिर 2 साल के बाद देख रहे हैं पेशेंट। आज ही पेशेंट कुछ आए जो 3 साल के बाद आ रहे हैं, तो सब की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। तो कंप्लायंस टू ट्रीटमेंट इज़ अ मस्ट, कि ये तो करना ही करना है आपको, चाहे ट्रीटमेंट में डाइट हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे दवाएं हो, चाहे इंसुलिन हो। और टाइम टू टाइम आपको टेस्ट कराने जरूरी हैं, जिसमें कि केवल शुगर का टेस्ट नहीं, उसमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ज़रूरी है, अपना ब्लड प्रेशर आपका चेक करना, और कुछ और टेस्ट हैं जिसके बारे में भी शायद हमारे विषय में बात हम कर सकते हैं, जो अर्ली बताएं डैमेज क्या है, अर्ली डैमेज। तो वो जैसे वो टेस्ट हैं। देखिए, जो डॉक्टर है उसको पैर की नसों का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। वो हाथ से भी कर सकते हैं, ट्यूनिंग फोक से हम पैर का चेक कर सकते हैं कि नर्व का डैमेज है कि नहीं है, और इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकते हैं हम। तो एक तो पैर की नसों में, जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं, वो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। और जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकर्स हैं, उनमें ज़्यादा। नंबर 2 टेस्ट जो कि अक्सर आपके बॉडी पैकेज में नहीं आता, उसका नाम है माइक्रो एल्ब्यूमिन नामक टेस्ट, जो यूरिन का एक विशेष टेस्ट होता है। वो अगर थोड़ा बढ़े तो इसका मतलब किडनी में डैमेज शुरू हो गया है, और किडनी में डैमेज जब शुरू हो गया है तो हार्ट पर रिस्क बढ़ गया है। तो वो पता आपको नहीं चलेगा कुछ भी कि हमको कुछ भी प्रॉब्लम है, और वो बता देगा कि अब सावधान हो जाओ। तो वो किडनी का, तो उसको नेफ्रोपैथी कहते हैं, किडनी का कॉम्प्लिकेशन। अब हार्ट का जहाँ तक सवाल है, हार्ट का टेस्ट जो है एटलीस्ट 2 साल में एक बार हार्ट का इको, कोलेस्ट्रॉल तो ब्लड का टेस्ट है, लेकिन इको वगैरह इस तरह के टेस्ट होने चाहिए, स्पेशली जिनके परिवार में हार्ट की तकलीफ है। तो वो कार्डियक वो डिटेक्ट करेगी अर्ली अवस्था में कि हार्ट सिकुड़ रहा है, हार्ट मोटा हो रहा है, ये सब पता चले। चौथा टेस्ट आँख का है। आँख में रेटिनोपैथी टेस्ट, वो हर 6 महीने से 1 साल में कराना चाहिए कि आँख में कोई डायबिटीज़ का फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और आखिरी टेस्ट है वो लिवर का है, क्योंकि लिवर में आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम और सिरोसिस ऑफ लिवर हम डायबिटीज़ में ज़्यादा देख रहे हैं, अल्कोहल वाले लोगों में कम देख रहे हैं। तो उसके लिए एग्जामिनेशन प्रॉपर लिवर का, और साथ में अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि लिवर बढ़ा तो नहीं है। और भी बहुत से टेस्ट हैं वो करा सकते हैं। तो एक अच्छा फिजिशियन, अच्छा डायबिटोलॉजिस्ट इन सब का ख्याल रख कर चलता है, और ये टेस्ट टाइम से कराता रहता है, जिससे उसको अर्ली वार्निंग मिल जाए कि भाई देखिए रेड लाइट नहीं हुई है, येलो लाइट है, आप सावधान हो जाइए। मैं इंसुलिन के ऊपर सर आगे आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन एक चीज़ जो हर इंडियन मानता है वो ये है कि डायबिटीज़ की एक बार दवाइयाँ शुरू अगर हो गई तो फिर तो दवाइयाँ बंद होना मुश्किल है। तो डायग्नोस हो गया है कि आप डायबिटिक हो, वो जीरे का पानी, मेथी का पानी, करेले का जूस, नीम का पानी, ये पहले आजमाते हैं कि इससे डायबिटीज़ अगर मेरा कंट्रोल हो जाए तो दवाइयाँ मुझे शुरू नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक बार मैं डॉक्टर के चक्कर में अगर पड़ा तो फिर तो दवाइयाँ बंद होंगी नहीं। तो इसके साथ शुरुआत करना, करेले का जूस, मेथी का पानी, वो कहाँ तक ठीक है? देखिए, नंबर 1 इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपके क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, एक बार डायबिटीज़ शुरू हो गई तो उसका कारण क्या है। अगर मोटापन कारण है तो हमको उस पर मूल रूप से ध्यान देना है, शुगर से ज़्यादा उस पर कि वज़न कम हो। आजकल कन्वर्सेशन हमारा पेशेंट का
पेशेंट के साथ वजन पर ज़्यादा होता है, सबसे पहले वजन पर होता है। मूल वही है, एक वृक्ष में वो जड़ है, डायबिटीज़ एक पत्ता है। हम पत्ते को काटें, उसको वो करें और जड़ को ना देखें, गलत बात है। तो अगर हमने दवा आज शुरू करी तो ऐसी दवा शुरू करते हैं जो कि वज़न पर ध्यान दे। वेट लॉस की मेडिसिन जो हैं, जो डायबिटीज़ की भी हैं, वो वज़न को कम करें। और जैसे जैसे वज़न कम हो, जैसे मैंने बताया रिमिशन में वज़न सबसे ज़रूरी चीज़ थी, तो वज़न कम होता जाए तो आपकी बाकी दवाएं बंद होती जाएंगी। आज ही मैंने 3 लोगों की ज़्यादातर दवाएं बंद कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा काम किया और हमारी दवाओं ने भी अच्छा काम किया। तो अब वो छोटे से 1-2 दवाओं पर वापस आ गए हैं, पहले 4 दवा पर चल रहे थे। तो देखिए, ये कहना गलत है कि डायबिटीज़ की दवाएं बंद नहीं हो सकती। जो रिमिशन होता है उसमें तो बंद ही हो जाती हैं, और रिमिशन करने के लिए वज़न कम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है। तो ये आपके उसका आंसर है कि हम दवा बंद भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दवा बढ़ती चली जाती है, चाहे हम जो भी करें, वो उन लोगों में होता है जिनकी डायबिटीज़ बहुत लंबी डायबिटीज़ हो, उनमें हम रिमिशन कर नहीं पाते हैं, और उनमें अपना सिस्टम पैंक्रियास वगैरह काफ़ी ख़राब हो गए होते हैं, उसमें दवाएं बढ़ती चली जाती हैं, इंसुलिन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो घरेलू उपाय वाला जो सवाल था, घरेलू, तो देखिए घरेलू उपाय, अगर मेथी खाना है आपको, मेथी का पानी पीना, जीरा, इन सब का कोई ख़ास मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊं, एट द मोस्ट हमने जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में रिसर्च करी थी, मेथी की भी करी थी, करेले भी करी थी, 2 से 5% का शुगर में फ़र्क पड़ता है। तो ये ऐड करे जा सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, ऐड करे जा सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। लेकिन जो तीसरी चीज़ जो आपको आपके भी दिमाग में होगा, और जो अक्सर लोग घर में उसका इस्तेमाल करते हैं, वो सिनेमन है, दालचीनी है। दालचीनी पर हमने विशेष शोध करा, और उसमें हमने बताया कि शुगर की मात्रा भी कम हो, ब्लड प्रेशर की मात्रा भी कम हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम हो, आधा चम्मच दालचीनी आधे गिलास पानी में नींबू के साथ लीजिए आप रोज़। प्रेग्नेंट वेमेन ना लें, और जो लोग बहुत ज़्यादा ब्लड थिनर वगैरह ले रहे हैं वो भी ना लें। तो दालचीनी के जो फ़ायदे हैं वो केवल हमने ही नहीं दिखाए, श्रीलंका से लोगों ने दिखाए, जहाँ दालचीनी सबसे अच्छी मिलती है, और भी लोगों ने दिखाए। तो दालचीनी एक प्रूवन केस है, प्रूवन है कि इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंसुलिन के लिए भी हम यही सुनते हैं। आप कैसे, आप एक बार इंसुलिन अगर शुरू करवा देते हैं तो वो फिर कभी रुकती है? बिल्कुल रुक सकती है। इसमें भी वही लागू होती है जो मैंने बेसिक बात कही। अगर कोई वज़न, जैसे कि कल आए थे एक व्यक्ति जिनका वज़न 110 केजी पहले था, करीब 4 महीना पहले। उनको इंसुलिन करीब 80 यूनिट मिल रही थी, सुबह 40 और शाम को 40। हमने दूसरी एक दवा शुरू करी जो वेट लॉस की होती है उनका, और उन्होंने भी कहा कि अब मैं बिल्कुल एक्सरसाइज करूँगा, अब मैं खाने पर पूरा कंट्रोल करूँगा। तो उन्होंने पूरा अपना ध्यान दिया। इस 4 महीने में उनका करीब 12 किलो वज़न कम हो गया। उनकी इंसुलिन की मात्रा 10 पर आ गई। अब और 10 केजी कम हो, इंसुलिन 0 पर चली जाएगी। तो देखिए, वो ज़माने गए जो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में होते थे। उसके बाद जब हम स्टूडेंट होते थे, और वो जबकि इंसुलिन शुरू हुई तो शुरू हो गई। अब जो है दवाइयाँ चमत्कारी हैं, और हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम इस चीज़ को हटा सकते हैं। कुछ लोगों में संभव है, सब में संभव शायद ना है। हम डायबिटीज़ कैपिटल बने कैसे सर, मुझे आप वो बताइए। क्योंकि खान पान में मैं बहुत बदलाव, मतलब ज़मीन आसमान जितना बदलाव तो अगर मैं ढूंढती हूँ तो नहीं पाती हूँ। जैसा मैंने बताया, मैं बनारस की रहने वाली हूँ, तो बनारस में तो सुबह की शुरुआत ही होती है कचौड़ी जलेबी के साथ। वो मेरे बचपन में भी थी। फिर वही रोटी हम हमेशा खाते थे, वही चावल हमेशा खाते थे, वही सब्जियाँ हमेशा हम खाते थे। ठीक है, थोड़ा हम पैकेट फूड की तरफ आगे ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन इतना बड़ा क्या परिवर्तन आया कि बचपन में भी वही खाना था, आज भी वही खाना है, लेकिन हम डायबिटीज़ कैपिटल बन चुके हैं। बिल्कुल टोटल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। देखिए, दैट्स नो, आप बनारस में अच्छी हवा में ना पॉल्यूशन वहाँ पर है, ना माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। ये सब भी चीज़ें बहुत डायबिटीज़ को और उसके कॉम्प्लिकेशन को प्रभावित कर रही हैं। पॉल्यूशन की बात है, जहाँ तक मेजरली प्रभावित कर रही है। तो ये सब चीज़ें तो पहले नहीं थी। एयर वो थी, आप बाहर जाते थे, खेलते थे,
खूब। कोई खेलता आजकल बहुत कम दिखाई देता है, बच्चा बहुत कम दिखाई देता है। तो शुरुआत तो वहीं बच्चों से होती है। देखिए बच्चों की मोटापा बढ़ता जा रहा है और डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ हम 15 साल की उम्र में बच्चों को देख रहे हैं। देखिए तो ये चीज़ बच्चों में और उसमें साथ में गृहिणियों का भी हाल। जो हमने अपनी स्टडी करी, हमने देखा कि जो बच्चे मोटे हैं उनकी मदर्स भी मोटी हैं। उन्होंने ख्याल नहीं रखा, उन्होंने स्नैकिंग ज़्यादा करी और एक्टिविटी बिल्कुल बंद। एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो देखिए एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ऑटोमेशन बढ़ गया। आप गाड़ी से, पहले साइकिल से चलते थे, अब गाड़ी से चलते हैं। और साथ में आपका जो घर का और जो फास्ट फूड वगैरह का उसका सेवन ज़्यादा हो गया। आप बाहर जाकर ज़्यादा खाना खाने लगे या बाहर का खाना आपके घर में आने लगा। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके वज़न को बढ़ाएंगे, आपको डायबिटीज़ कर देंगे। तो ये कराए। लेकिन आपकी बात एक तरह से सही है कि इसमें पूरा अनरेवल नहीं हो रहा, ये मिस्ट्री पूरी अनरेवल नहीं हो रही। तो हमारी बॉडी जो है वो एक खेत की तरह है, जो उपजाऊ खेत है, जिसमें एक बीज डाल दिया तो एकदम से बढ़ने लगेगा। इस तरह की डायबिटीज़ हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के अंदर कई चीज़ें हैं जो गड़बड़ हैं। हमारा लिवर का फैट ज़्यादा है, हमारा पैंक्रियास का फैट ज़्यादा है, हमारी मसल कम है। ये सेंचुरीज से हो रहा है, ये अभी की बात नहीं है। जब हमें अकाल पड़ा था तो हमारी मसल्स बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, प्रोटीन मिलता नहीं था, खाना मिलता नहीं था। तो सारा स्टोर बॉडी ने अपने पेट में कर लिया कि भाई पेट में तो थोड़ा सा फैट रहे, जो कल खाना ना मिले तो फैट से हमने कैलोरी ले लेनी है। वो फैट जो है अब बढ़ता ही चला गया क्योंकि हमारे पास कैलोरी की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो देखिए हमारी बॉडी बिल्कुल कंड्यूसिव है डायबिटीज़ के लिए। जहाँ चीज़ें चेंज हुई वहाँ आग लग गई, ये समझ लीजिए। मैं सर अब आगे रैपिड फायर आपके साथ खेलने वाली हूँ, लेकिन मैं उसके पहले ये चाहती हूँ कि इस बुक में कोई ऐसी चीज़ जो आपने लिखी हो लेकिन मैंने पूछी ना हो पॉडकास्ट में, तो क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा रिसर्च मैं मानती हूँ और बहुत लंबे वर्षों का अनुभव है, तो वो मेरे दर्शकों से मिस ना हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपनी तरफ से आप बताइए प्लीज़। इसमें मैंने फैट डाइट्स के बारे में बात करी है। फैट डाइट में कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है और ग्लूटेन फ्री डाइट्स हैं। इसके बारे में मैंने बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है और उसको इजी रीडिंग के नाम से मैंने 19 चैप्टर हैं इजी रीडिंग के, जिसमें कि हर में मैंने टैकल किया है एक विषय जो कि अक्सर चर्चा में आता है, जो से आप चर्चा कर रहे हैं उसके विषय हैं और ये और भी विषय हैं। तो मैं कभी फैट डाइट के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूँ और मैं जो भी पेशेंट हमारे आते हैं हम कहते हैं कि प्लीज़ आप हमारी बात मानिए, जो अभी आपके एग्जिस्टिंग डाइट है, जो अभी आप खा रहे हैं उसी को हम क्वालिटी से चेंज कर दें, जिसके बारे में हम इतने देर से बात कर रहे हैं। और साथ में अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बेटर है हमारी यूजुअल कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव डाइट, यानी कि कैलोरी थोड़ी सी हमने कम कर दी और रोज़ कम खा रहे हैं और सीमित मात्रा में खा रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं, तो उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर कंपेयर किया तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में कोई फ़ायदा नहीं। कीटो डाइट बहुत मुश्किल डाइट है, उससे एडवर्स इफ़ेक्ट भी हैं, मतलब ख़राब समस्याएं भी हो सकती हैं और कोई भी 2-3 महीने से ज़्यादा ले नहीं सकता, हालांकि उससे वेट लॉस होता है। अब फैड आया ग्लूटेन फ्री डाइट का। कई लोग कहते हैं कि साहब आप जो हैं, आपको सिर में दर्द है, आपको बॉडी में दर्द है, आप ग्लूटेन फ्री डाइट हो जाए, आपका सब ठीक हो जाएगा। एक फैड है ये, एक इंडस्ट्री ड्रिवन फैड है, ये समझ लीजिए आप। और मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम आपको कहेंगे ये आप ग्लूटेन फ्री डाइट में चले जाएंगे तो आपका कम से कम 15-20 हज़ार रुपये एडिशनल ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स में आपका खर्च हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि अपने पेशेंट को कोई बर्डन करें इस चीज़ में बिना वजह के। अब वजह क्या हो सकती है ग्लूटेन फ्री डाइट का? जब आपकी ग्लूटेन सेंसिटिविटी प्रूवन हो। प्रूवन मतलब कि टेस्ट से हमको पता चल जाए कि आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, जहां आप ग्लूटेन, यानी कि ग्लूटेन क्या होता है, जो वीट में एक पदार्थ होता है ग्लूटेन, तो वीट खाने से आपका पेट खराब हो जाए, डायरिया हो जाए और आपने टेस्ट कराया वो टेस्ट पॉजिटिव हो जाए, या अदरवाइज़ पॉजिटिव ना भी हो तब भी आप कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि आपने सिंपल ग्लूटेन लिया और वीट लिया, आपके वीट और भी जगह ग्लूटेन होते हैं। तो
ये जो चीज़ है, अगर नहीं है आपको ग्लूटेन का कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, आपको व्हीट खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, फिर आपको कोई भी ये कारण नहीं है कि आप ग्लूटेन को छोड़ दें। और जैसा मैंने बताया उसको बेहतर कर दें, जैसे बेसन, ज्वार, बाजरा वो करके। तो ये चीज़ मैं जो लोग फॉलो करते हैं उनको मैं हटा देता हूँ। अब कुछ चीज़ें मैंने नहीं भी लिखी हैं इसमें, मैं आगे लिखने वाला हूँ। अच्छा। उसमें एक हेल्थ फार्म्स की बात है। हेल्थ फार्म्स समझते हैं? नहीं। हेल्थ फार्म मतलब जैसे कि हमारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं साहब हम साउथ में जा रहे हैं, एक फार्म है जहाँ पर हमको 1 लाख रुपया हमने दिया और हम 4 दिन रहेंगे और वो लोग बिल्कुल हमारी डाइट को वो कर देंगे, दवा को हटा देंगे। तो वो वही प्रिंसिपल अपना रहे हैं जो कि लो कैलोरी डाइट वाला प्रिंसिपल है। लेकिन 4 दिन आप रहेंगे, आप बहुत खुश हो जाएंगे, हो सकता है आपका वेट भी 1-2 kg कम हो जाए, वापस तो आपको यहीं पर आना है ना। सब लोग रीगेन कर लेते हैं सारा वेट और सारी शुगर फिर से बाउंस बैक कर जाती है। तो ये हेल्थ फार्म वाला बात टेम्परेरी है। आप जब तक कंसिस्टेंट ना करें, अपना बिहेवियर चेंज ना करें, तब तक बात आपकी बनेगी नहीं। तो वो भी वो उसमें नहीं लिखा मैंने, लेकिन मैं नकारना चाहता हूँ कि ये भी बात आप फॉलो मत करिए, आप यू वेस्टिंग योर मनी। आपकी पूरी बात सुन के मुझे ये समझ में आ रहा है कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। तो उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो तंदुरुस्त रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वाइज वर्ड्स हैं। और हमारे ये समझिए, हमारी एंशिएंट विजडम ही जो मैं बता रहा हूँ। कई लोग कहते हैं आप क्या बता रहे हैं, आप तो वही बता रहे हैं जो कि हमारे एंशिएंट। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं बगल में, और वो इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप से ऐसी चीज़ें आपके पास भेजेंगे जो कि हमारी एंशिएंट विजडम में, हमारी साइंटिफिक ट्रूथ में नहीं है। तो मैं वही बात करूँगा जो साइंस बेस्ड हो, रोबस्ट हो, और कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो कि केवल मेरी ओपिनियन है। कई लोग बुक लिखते हैं, अपने ओपिनियंस लिखते हैं। ये बुक में अगर आप आखिरी में देखें तो ये देखिए रेफरेंस हैं, करीब 300 रेफरेंस आप देख रहे हैं। ये सब साइंटिफिक रेफरेंस हैं। मोर देन 300 रेफरेंस हैं इसमें। तो हर पैराग्राफ आप देखेंगे, जैसे टोमेटो का हमने बताया ना, उसका हर पैराग्राफ में रेफरेंस है कि साइंस कहाँ है, क्या पब्लिकेशन है, किसी ने ट्रायल किया है कि नहीं किया है, किस तरह का ट्रायल किया। और हमने अपने रिसर्च, मैंगो की रिसर्च, हमने सिनेमन की रिसर्च, नट्स की रिसर्च, सब इसमें जोड़ी हुई है। तो इंडिया स्पेसिफिक है, एट द सेम टाइम पूरे वर्ल्ड की जितनी जानकारी है वो इस बुक में हमने रखी है। तो ये बुक इस तरह की शायद पहले ना लिखी गई हो, और लोग इसलिए पसंद करते हैं जो साइंटिफिक माइंड वाले लोग होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों में असर्टेनमेंट है, कोई भी शक नहीं है। और जहाँ शक है मैंने लिख दिया है कि भाई इस चीज़ में कोई ओपिनियन नहीं है, कि इस चीज़ में ये सर्टन नहीं है, ये साइंटिफिक स्टडी उतनी अच्छी नहीं है, ये भी हमने लिख दिया है। तो हर चीज़ साइंस जो बताती है वो सही नहीं है, तो वो भी मैंने इसमें क्लियरली लिख दिया। और अनुभव का फ़ायदा भी आज हमें, मुझे लगता है, पूरी तरह से मिल पा रहा है आपके साथ बैठने का। अब रैपिड फायर राउंड, जैसा मैंने आपको कहा था, तो हम अब लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए पॉडकास्ट में रैपिड फायर राउंड करते हैं। आप फटाफट से मुझे बताइएगा, कुछ सवाल मैं पूछ रही हूँ वो मिथ है या फैक्ट है वो बताइएगा, और आखिर में आप अगर एक लाइन में उसको डिस्क्राइब भी करना चाहें। बार बार खाने से मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है, मिथ और फैक्ट? मिथ। डॉक्टर्स भी कहते हैं ऐसा। तो देखिए, स्नैक लेना है, स्नैक बीच में लेना है, वो सबको लेना चाहिए। हाँ। और स्नैक हेल्दी होना चाहिए, स्पेशली जो लोग मल्टीपल ड्रग्स पर हैं, बहुत सारी दवा पर हैं और इंसुलिन पर हैं। और अगर आप बिना स्नैक के आपकी शुगर कंट्रोल में है तो गो फॉर 3 मेजर मील्स एंड 1 टी, कॉफ़ी और स्नैक, समथिंग लाइक दैट। तो कहने का मतलब ये है कि हर आदमी को इंडिविजुअलाइज हमको करना होता है, एक चीज़ हम सब पर लागू नहीं कर सकते। मैं डायबिटिक हूँ, मैं फास्ट यानी कि व्रत नहीं रख सकता, ये भी गलत बात है। लेकिन अगर व्रत कई तरह के होते हैं, देखिए आप 9 दिन का व्रत रखें, आप 30 दिन का व्रत रखें, या 1 दिन का व्रत रखें, इन सब में तरकीब है इसको टैकल करने की कि कैसे आप रख सकते हैं। तो हम 100% इसको मना नहीं करते, लेकिन अगर किसी को एडवांस कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की, तब हम कहते हैं आप व्रत मत रखिए।
और जिसकी डायबिटीज़ फेयरली कंट्रोल है, हम बता देते हैं व्रत में कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं। मिथ और फैक्ट, करेले और नीम का जूस पीने से वाकई इंसुलिन की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल मिथ है। इससे जैसे मैंने बताया बहुत थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मेजर फ़ायदा कुछ नहीं होता, कोई इंसुलिन नहीं हट सकती है। पतले लोगों को कभी डायबिटीज़ नहीं हो सकता? 10% लोग होते हैं, 100 में से 10% इंडिया में स्पेशली, जो पतले बिल्कुल होते हैं और उनको डायबिटीज़ होती है। उनको तरह तरह के कारण उसके बारे में बताए गए हैं। उनकी डायबिटीज़ तेज और होती है और शायद इंसुलिन की आवश्यकता जल्दी पड़ती है। शुगर की एलोपैथिक दवाइयाँ खाने से किडनी ख़राब होती है? बिल्कुल गलत बात। किडनी बेहतर होती है अगर हम शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल करें। अगर और कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो किडनी के लिए हानिकारक है, लेकिन किडनी जब खराब हो जाती है तो कुछ दवाएं हमको हटानी पड़ती हैं। आप जिस दवा का रेफर कर रहे हैं उसका नाम है मेटफॉर्मिन। वो जब किडनी खराब होती तब हम हटाते हैं, लेकिन वो किडनी को खराब नहीं करती। अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, मुझे वैसे पता है शायद इसका जवाब आप क्या देने वाले हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ, एक ऐसा फल कौन सा क्या है जो बेकार में शुगर पेशेंट अवॉइड करते हैं लेकिन उसको खाना चाहिए? आप लगड़ा खा सकते हैं, हम दशहरी खा सकते हैं। राइट, तभी मैंने कहा था मुझे पता है शायद इसका जवाब। एक ऐसी आदत जो इंडियंस रोज करते हैं और फिर बाद में ये बोलते हैं कि मुझे डायबिटीज़ क्यों हो गया? देखिए, इसमें एक ऐसी आदत नहीं है, कई आदतें हैं और उसमें नंबर 1 वही है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम है और आप टहलते नहीं हो, आपका वज़न ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा और प्रोटीन की मात्रा कम। अगर संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँ तो ये ही बात है। और कार्बोहाइड्रेट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा। उसके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। क्या स्ट्रेस रातों रात शुगर के लेवल को 200 तक पहुंचा सकता है? बिल्कुल पहुंचा सकता है। देखिए, रात एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, और कोई भी चीज़ हो, आपका नींद नहीं हो, स्ट्रेस हो, आपने ऊपर नीचे अपने खाने को कर दिया तो शुगर बिल्कुल 200 नहीं 250 तक हो जाती है। तो वो बात है। अब एक टफ सवाल आपसे मैं पूछने वाली हूँ, शुगर के मरीज के लिए सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? चावल, मैदा या कोल्ड ड्रिंक? टफ है ये। मेरे हिसाब से तो चावल का जहाँ है, वाइट चावल अगर आप कहें, और तो तीनों चीज़ें ख़राब हैं। लेकिन मैं सबसे ख़राब इसमें से जो मैं खुद कभी मैंने पी नहीं, वो है कोल्ड ड्रिंक। तो उसको अवॉइड करें। और स्पेशली 2-3 दिन पहले आए थे एक व्यक्ति, वो कह रहे हैं सुबह शाम तक 10 बॉटल पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, और उनका लिवर पूरा ख़राब है। तो कोल्ड ड्रिंक सबसे ख़राब चीज़ है। वो आपको शुगर हो या ना हो फिर भी आपको अवॉइड करना चाहिए कोल्ड ड्रिंक। बिल्कुल ठीक बात कही। राइट। क्या रात को देर से खाना खाना डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ा देता है? ऐसी बात नहीं है। क्या आप खाना खाते हैं, आपका खाने से पहले शुगर कितनी है, खाने के बाद की शुगर कितनी है, रात की शुगर कितनी है और सुबह की शुगर कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। और क्या आप एक्सरसाइज पहले कर रहे हैं, खाने से पहले बाद में कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एक नियमित रूप से खाना खाइए, समय समय से खाइए, बहुत देर में मत करिए, बहुत जल्दी भी मत करिए, और 8, साढ़े 8, 9 बजे अगर आप खा रहे हैं तो वो ठीक है। अब लास्ट सवाल, वॉकिंग या वेट लिफ्टिंग, दोनों में से क्या शुगर को? दोनों म्यूचुअली एक्सप्रेसिव नहीं हैं। हम तो दोनों को मिला कर चलते हैं। देखिए, 3 चीज़ों को मिला कर चलते हैं: स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, वेट लिफ्टिंग। और जो लोग वॉकिंग नहीं कर पाते उनके लिए हमारे पास अलग एक्सरसाइज हैं, काफ की भी, जो बैठे बैठे काफ स्ट्रेचेस कर सकते हैं, उसको सोलियस पुशअप्स एक्सरसाइजेस करते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोगों के लिए अलग हैं, लेकिन अगर सब लोग ये तीनों चीज़ कंबाइन कर लें, इज़ द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड एज फार एज एक्सरसाइज इज कंसर्न। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्गों तक कैसे डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, और डायबिटीज़ हो ही ना, इसको लेके हमने भरपूर चर्चा की है। और उम्मीद बस मेरी यही है कि इसका लोगों को फ़ायदा भी मिले। फ़ायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरे पहले पॉडकास्ट को कई लोगों ने देखा और उसको कार्यान्वित कर रहे हैं। उसको देखकर मुझको बहुत खुशी हुई। लोग कहते हैं, जैसे आपने शुरुआत में कहा, कि इनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो ये पॉडकास्ट के लिए इनके पास टाइम कैसा है। तो मैंने कहा कि नहीं, अपॉइंटमेंट से एक आदमी को फ़ायदा होगा, पॉडकास्ट से हज़ारों, और आपके इतने फॉलोवर हैं, शायद सबको फ़ायदा हो।
और लोग उसको दूसरों तक पहुंचाते भी हैं। आप खुद देखते नहीं हैं, आप ये बोलते भी हैं कि नहीं नहीं आपने डॉक्टर साहब का पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने ऐसा बोला था। तो जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली सर आपकी बात उससे बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। ये बहुत अच्छा एक वो है, तरीका है लोगों तक पहुंचाने का, और लोग उसको कार्यान्वित कर रहे हैं, उससे फ़ायदा हुआ है। थैंक यू बहुत सो खुश मच हूँ इस सर, चीज़ में। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। मुझको इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और आई होप दिस बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ पीपल। यस सर।